यह एक ऐसा शस्त्रागार है जो देवताओं को भी पागल कर देता है। कोई भी हथियार उन्हें परम प्रभु बना सकता है और पुरुष इसमें अपनी पसंद से चुन सकते हैं। केवल इसलिए कि वह दुनिया की नजरों में सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंसर है। केवल अपनी शक्ति के बल पर वह आसानी से पूरी सेना को मार सकता है, लेकिन अब वह एक मृत मक्खी को भी पुनर्जीवित नहीं कर सकता। केवल इसलिए कि उसकी अपराजित शक्ति से अन्य 9 सितारे ईर्ष्या करते थे, इसलिए बाकी 9 सितारा सदस्यों ने मिलकर उसे मार डाला। ठीक उसी क्षण जब वह मरने वाला था, उसने अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक जादुई आत्मा का उपयोग किया। 10 साल बाद चे चिंगेयू ने किसी और के शरीर में सफलतापूर्वक पुनर्जन्म लिया और कसम खाई कि वह बाकी 9 सितारों को मार डालेगा। जब उसे पता चला कि 10 साल बीत चुके हैं और उसका शरीर थोड़ी सी भी जादुई शक्ति नहीं बुला सकता, भले ही इतने साल बीत गए, बाकी 9 सितारे अधिकतम 800वें स्तर तक ही पहुंच पाए। चे चिंगेयू अनजाने में हंसे, ये 9 सितारे 10 साल में केवल 200वें स्तर तक ही पहुंच पाए हैं, यह उसके लिए अच्छी बात है। उसके पास उन्हें पीछे छोड़ने का पूरा मौका है। हालांकि उसका शरीर अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन उसकी आत्मा तो मौत का स्वामी चे चिंगेयू है। उसने अपने कपड़े ठीक किए और उस अज्ञात गॉड टावर की ओर चल दिया। 10 साल बाद चे चिंगेयू फिर से टावर में प्रवेश करता है। सबसे पहले उसे खतरों से भरी बाधाओं को पार करना होगा, लेकिन एक बार जब वह गुजर जाता है या प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, तो वह स्वचालित रूप से ठीक हो सकता है। उसने पहले अपनी वर्तमान विशेषताओं की जांच की। उसकी क्षमता का स्तर पूरी तरह से 1 पर रीसेट कर दिया गया था, लेकिन उसके पास एक अद्वितीय कौशल था। जैसे ही वह खतरनाक गलियारे में प्रवेश करता है, विपरीत दिशा से एक तलवार आती है। अपनी फुर्तीली चाल से वह आसानी से इसे चकमा दे देता है। केवल एक सरस राहत सुनी जाती है। रहस्यमय तरीके से तलवारों की एक बौछार उसकी ओर आती है। वह अपनी चाल को कितना भी तेज क्यों न कर ले, वह सबको नहीं बच सकता। कुछ ही देर में तलवार उसके शरीर में जा धंसती है, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं गिरता और आगे की ओर भागना जारी रखता है। जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वह 7 बजे घावों को ठीक करने के लिए वापस लौट आता है। वह बस अपने शरीर की सहनशक्ति का परीक्षण करना चाहता था, क्योंकि वह मीनार पर सबसे शक्तिशाली आदमी था। यह उसकी स्वयं विशेषता भक्षण क्षमता के कारण था। ये क्षमता उन सभी निर्जीव वस्तुओं को निगल सकती है, जिसमें हाल ही में गिरे हुए रक्त के धब्बे भी शामिल हैं, जो अब उनकी ताकत का स्रोत बन गए हैं। इस प्रक्रिया में उनके सभी गुण भी बढ़ गए। इसीलिए ठीक होने के बाद वह निर्भीकता के साथ गलियारे में वापस चला गया। वह लगातार अपने गुणों को बढ़ाने के लिए रक्त को अवशोषित करता रहा। 1 महीने बाद जब उसकी तलवार की क्षमता से उसका विकास और नहीं हो सका, तो वह गलियारे के निकास पर पहुंच गया। इस दौरान उसकी सहनशक्ति और सभी गुण काफी बढ़ गए थे, लेकिन उसके इस तरीके ने टॉवर में राक्षसों और देवताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। चे चिंग ने मन ही मन सोचा, तुम लोग फिर से मुझे परेशान करने आ गए। वह उन अभिमानी देवताओं और राक्षसों से नफरत करता था। तभी विभिन्न खिड़कियों से अचानक हमले शुरू हो गए, जब तक कि उसने एक परिचित खिड़की को नहीं देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि यह बा-एर था, जो उसे अपना अनुयायी बनाना चाहता था। क्या उसकी पहचान उजागर हो गई थी? आत्मा स्थानांतरण की यह तकनीक भी बार द्वारा ही उसे दी गई थी। इस समय राक्षसों के लगातार भगवान के साथ संवाद ने उसे परेशान कर रखा था। बार, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब उन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया है। तुम सब कुछ मत सोचो, मैं तुम लोगों में से किसी को भी अपना छोटा भाई नहीं बनाने वाला हूँ। आइए पहले एक नजर डालते हैं कि इस महीने हमें क्या क्या हासिल हुआ है। न केवल सभी कौशल बहाल हो गए हैं, बल्कि हम जादू भी हासिल कर सकते हैं। जादू की शक्ति में भी कुछ वृद्धि हुई है और एक नया कौशल बहुमुखी प्रतिभा अनलॉक हो गया है। ये प्रतिभा उसे किसी भी कौशल को जल्दी सीखने की अनुमति देती है। चेचेंग और जिंगसिया, ये कौशल वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इसके साथ वह उस उपलब्धि को हासिल कर सकता है जिसे वह अपने पिछले जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाया था। सर्वशक्तिमान मास्टर। अब अगले अध्याय में चलते हैं। अमरता की खेती। पिछले जीवन में वह एक अमरता का अभ्यास करने वाला था जो हजारों मृत आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसने केवल एक अमरता का अभ्यास चुना जो उसके अपने अमरता के हथियारों के अनुरूप था। उसने तुरंत काले जादू की अपनी डार्क आर्ट्स चुनी और ऐसा करने का कारण ये था कि वह ये देखना चाहता था कि बहुमुखी प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। सिस्टम ने जल्दी से एक लक्ष्य उत्पन्न किया और उसने अपने दोनों हाथों से एक घातक झटका दिया। केवल एक आवाज के साथ तलवार अपने पीछे एक खाली ध्वनि के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ी। तलवार एक झटके में लक्ष्य के केंद्र में जा लगी। तलवारबाजी करना मुश्किल नहीं था। सिस्टम ने और अधिक लक्ष्य उत्पन्न किए जो मनुष्यों पर हमला कर सकते थे। सिस्टम ने चेतावनी दी कि आक्रामक लक्ष्य आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चेचेंग और जेमी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मेरी आवश्यकतानुसार करें। हुआन गांग ने यह बात पूरी ही की थी कि रोबोट का एक दल उसके सामने प्रकट हो गया। अगले ही पल वे सभी सीधे उसकी ओर लपके। ये देख उसने अपना हाथ उठाया और कुछ ही पलों में वे रोबोट नीचे गिर गए। बाकी रोबोट ने उसे घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उसने अपनी तलवार से उन्हें धराशायी कर दिया। रोबोट का एक वार उसकी गर्दन के पास से गुजरा और उसका कवच टूट गया। उसने सिस्टम से कहा, क्या तुम मुझे और भी शक्तिशाली हथियार दे सकते हो? हुआन गांग ने जैसे ही ये कहा, वहां कुछ और विशाल रोबोट प्रकट हो गए। उसने बिना डरे उनका मुकाबला किया और पल भर में उन सबको धूल चटा दी। इसके बाद उसने अपनी तलवार के 2 रूप कर लिए और बचे हुए रोबोट का काम तमाम कर दिया। तभी उसके पीछे से और भी रोबोट ने हमला कर दिया। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि ये रोबोट सबसे खतरनाक हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकाली और उन्हें भी खत्म कर दिया। इस लड़ाई के बाद उसे एक बहुत शक्तिशाली हथियार मिला और सिस्टम ने उसकी उपलब्धि के लिए उसे बधाई दी। तभी उसे एहसास हुआ कि सर्वशक्तिमान मास्टर का पद वास्तव में एक पेशा है। अचानक प्रणाली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सर्वशक्तिमान मास्टर के रूप में पेशा चुनना चाहता हूं, जिसे छोड़ने के बाद मैं उसे दोबारा नहीं चुन सकता था। उस समय चे चेंग यू का विकल्प भी कठिन था। सर्वशक्तिमान मास्टर पेशा भी ठीक था, लेकिन मैं इसके लिए अपने सबसे बड़े लाभ मरे हुए देवता जादूगर पेशे को नहीं छोड़ सकता था। मैंने कहा, प्रणाली, मैं सर्वशक्तिमान मास्टर को अपना उपपेशा बनाना चाहता हूँ। प्रणाली ने ठंडेपन से जवाब दिया कि यह संभव नहीं है। उपपेशा 100 स्तरों को पार करने के बाद ही अनलॉक किया जा सकता है। इस पर मैंने बिना घबराए कहा, मैं उपपेशा को अनलॉक करने के लिए योग्यता बिंदुओं का उपयोग करना चाहता हूँ। प्रणाली मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। नौसिखिया होने के नाते आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? मैंने कहा, यह मायने नहीं रखता कि मैं कैसे जानता हूँ, क्या ये संभव है या नहीं। उसने कहा, हाँ, लेकिन आपके पास अभी पर्याप्त योग्यता अंक नहीं है। चे चेंग यू ने आह भरी, लगता है मुझे उस चाल का उपयोग करना होगा। फिर मैंने बाबा के पीछे के बुराई के राजा डैंग बा को इशारा किया। ये कीड़ा न केवल मुझसे हर समय बात करता था, बल्कि उसने अपनी पहचान भी उजागर कर दी।
उससे पहली बार संपर्क करने से मुझे एक उपलब्धि हासिल हो सकती थी। जैसे ही मैंने बात समाप्त की, प्रणाली ने मुझे सूचित किया कि मैंने डैनबा के साथ उपलब्धि हासिल कर ली है। योग्यता अंक 200 बढ़ गए हैं और बाबा की मदद से मेरी मदद हुई है। उसने बिना किसी शर्म के मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बाबा कृपया मुझे परेशान न करें। मैंने प्रणाली से कहा, अब क्या मैं सर्वशक्तिमान मास्टर को अपना उपपेशा बना सकता हूँ? एक छोटी सी आवाज के साथ प्रणाली ने कहा, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक सर्वशक्तिमान मास्टर को अपना उपपेशा बना लिया है। विनाशकारी संवर्धन पौधों को नष्ट करके आप सीधे देवताओं के पहले स्तर के टॉवर पर जा सकते हैं। जैसे ही डेथ स्पेल की ऊर्जा का संचार होता है, जमीन से एक धमाके की आवाज आती है और वह फट जाती है। वे सभी शैतान जो वहां छिपे हुए हैं, आप प्रतिशोध की आग में जलने के लिए तैयार हो जाइए। चेचेंग तुरंत पहले स्तर के देवताओं के टॉवर के जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर हर जगह गोब्लिन्स के झुंड थे। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ नए खिलाड़ी गोब्लिन्स के झुंड से घिरे हुए हैं। अभी उनमें से एक ने लंबी गर्दन घुमाकर हमला किया ही था कि अचानक हवा में एक हलचल हुई। शून्य में से एक दरार दिखाई दी और चेचेंग उस दरार से बाहर निकल आए। उन्होंने एक ही बार में उस लंबी गर्दन वाले गोब्लिन को जमीन पर गिरा दिया। तो तुम लोग वह शैतान हो, कितने समय बाद मिले हो? बाकी दो गोब्लिन्स ने उन्हें हल्के में लिया और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए चिल्लाए। चेचेंग बस मुस्कुराए, तुम दोनों शैतान एक साथ आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों को निगलने के बाद मुझे कितनी शक्ति मिलती है। पास खड़े नए खिलाड़ियों ने चिल्लाकर कहा, यह नया खिलाड़ी तो बहुत शानदार है। हथियारों को देखते हुए वह अभी भी एक जादूगर लग रहा है। उसने एक लात मारी और उस लंबी गर्दन वाले गोब्लिन को मार गिराया। एक और खिलाड़ी जो थोड़ा सतर्क लग रहा था, चेचेंग के साथ लड़ना चाहता था ताकि उसे भी फायदा मिल सके। उसने जवाब दिया, अगर तुम मेरे शिकार को चुराने की हिम्मत करोगे तो फिर तुम यहाँ जीवित वापस नहीं जा पाओगे। ये कहकर वे तीनों नए खिलाड़ी वहां से भाग खड़े हुए। अगली ही पल बाकी बचे हुए गोब्लिन्स पागल होकर उन पर टूट पड़े। कार चेंग्यू सिर्फ एक उपहास भरी मुस्कान के साथ, आप भी मेरे साथ जाने की सोच रहे हैं? जैसे ही मैं कार चेंग्यू के आवेदन को पूरा करने के लिए दौड़ा, ऐसा लगा जैसे मैंने नर के दानव को देख लिया हो। उनकी आंखों में डर भर गया। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी पीठ घुमाकर पीछे की ओर भागने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत देर हो गई है। मैंने अपनी मुट्ठी में जादू की गेंद को इकट्ठा किया, जिसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैंने दो गोब्लिन के शरीरों को छेद दिया। तभी सिस्टम ने संकेत दिया, लेयर 1 के डेमन हॉल में आपका स्वागत है। 10 गोब्लिन को मारकर कार्य पूरा करें और अगले स्तर पर जाएं। कार्य इतना सरल था तो क्यों न कसाई की उपलब्धि भी साथ ही पूरी कर ली जाए। ये पता चला कि अगर आप 1000 से अधिक राक्षसों को मारते हैं तो आप कसाई की उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं। पिछली बार मैंने लगभग सभी उपलब्धियां पूरी कर ली थी। अब मेरे सामने गोब्लिन की लाशें थीं, देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। अगला स्तर, गोब्लिन की लाशें खून के एक ढेर में बदल गईं और मैंने उन्हें अंदर सोख लिया। लेकिन जैसे ही मैंने इस खून को अपने गले में डाला, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं इस गोब्लिन की पिछली यादें देख सकता हूँ। अधिक रोमांचक बात यह है कि मैं गोब्लिन की भाषा भी समझ सकता हूँ। मैंने तुरंत अपनी स्थिति बदली और अपने गुणों के परिवर्तनों की जांच की। ये सांख्यिकी वृद्धि बहुत अजीब थी। ये गुण 10 स्तरीय टावर के खिलाड़ियों के बराबर नहीं था। क्या ये सर्वशक्तिमान मास्टर के पेशे के साथ आने वाला अतिरिक्त बोनस है? जैसे ही मैं आश्चर्य में था, अचानक एक रोमांचक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। इस बार के डंगियोन का डंगियोन राजा दरअसल वू याओ राजा है, जो वू याओ का ही एक रूप है। ये राक्षस मनुष्यों को फंसाकर उनका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पर कार से उसे टक्कर मारते ही वू याओ राजा और डंगियोन राजा, ये दोनों ही राक्षस अपने छोटे डंगियोन के साथ मिलकर हमला कर रहे थे। ऐसा करने से न केवल वे उसे तेजी से हरा सकते हैं और डंगियोन का विनाश कर सकते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में वे खुद को सशक्त भी बना सकते हैं। उसे हराने के लिए पहले अपने मरे हुए सैनिकों की सेना को संगठित करना होगा। बस हाथ के एक इशारे से डंगियोन की सेनाएं अचानक गायब हो गईं और सब कुछ बिखर गया। सिस्टम ने सूचित किया कि खिलाड़ी ने स्वतंत्र रूप से एक नया पद संभाला है और उसे मरे हुए सैनिकों का राजा चुना गया है। अगले ही पल जिस डंगियोन को मारा गया था, वह एक कंकाल योद्धा में बदल गया और उसके सामने घुटने टेक दिए। पिछली यादों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करना कोई छोटी बात नहीं थी। 7वीं मंजिल पर एक और गुप्त कार्य है जिसे प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा कंकाल योद्धा को देखते ही डंगियोन के राक्षस जो अभी हमला कर रहे थे, वे भयभीत होकर गिर पड़े। घबराओ मत मेरी मौत के योद्धाओं, जो भी डंगियोन तुम देख सकते हो, उन्हें अभी मिटा दो। कुछ ही पलों में उसने मरे हुए सैनिकों की एक सेना संगठित कर ली। इसके बाद पुरानी यादों के आधार पर वह एक घास के मैदान में आ गया, जहाँ ऐसा लगता था कि लंबे समय से कोई नहीं आया है। उसने एक पल में हाथ की ऊर्जा का इस्तेमाल किया और खुद को ठीक कर लिया। थोड़ी और ताकत का उपयोग करके उसने एक शक्तिशाली लात मारी, जिससे फर्श टूट गया और फर्श के नीचे छिपे हुए रहस्य खुल गए। चे चेंग और शुन जे गुप्त रास्ते में अदृश्य होकर आगे बढ़ते हैं। वे साथ साथ चलते हैं और रास्ते में जादू की जादुई वस्तुएं रखते जाते हैं, क्योंकि उसे एक उच्च स्तरीय डेड सोल मैच मृत आत्माओं का जादूगर में बदलना था। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक डेड सोल मैच की काली ऊर्जा फैली हुई थी। वहां पहली पीढ़ी के डेड सोल मैच का अवशेष और एक पेशा बदलने का उपकरण छिपा हुआ था। जैसे ही उसने पूरी ताकत से द्वार खोला, एक खोपड़ी जो खौफनाक और काली ऊर्जा से भरी थी ताबूत से बाहर निकल आई। चे चेंग ने शांति से कहा, तुम पहली पीढ़ी के डेड सोल मैच काया हो। काया ने चे चेंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम वास्तव में मेरे उत्तराधिकारी हो? चे चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे भूल गए मेरे पुराने दोस्त? पुराना दोस्त शब्द सुनकर काया क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अजीब महसूस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। चे चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक तुम मुझे बहुत साहसी लग रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि एक डेड सोल मैच राजा एक खोपड़ी से डरेगा? मैंने तुम्हारी डायरी पढ़कर ही तुम्हें ढूंढा है। पिछले जन्म में उसे संयोग से काया की डायरी मिली थी और उसने उसे अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। इसलिए इस बार उसे फिर से जीतना उसके लिए बहुत जरूरी था। काया ने सिर हिलाया और कहा, युवक मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ। तुम 10 साल पहले वाले उस बदतमीज लड़के से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर चे चेंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि काया का सिर कुचल दे, लेकिन खुद को नियंत्रित करना ही था। तो बताओ काल सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि इस मर्जी को कैसे पूरा किया जाए? डेथ स्पिरिट किंग एक उच्च स्तरीय पेशा है। आपको इसे पूरा करने के लिए 10 स्तरों पर फिर से स्विच करना होगा। लेकिन काल के बात खत्म करने से पहले चे चेंग्यू ने अपनी स्विचिंग जानकारी काल को दी। देखो मैं पहले से ही डेथ स्पिरिट किंग बन गया हूँ। ये देखकर काल की आंखों में अचानक एक रहस्यमयी सफेद रोशनी चमक उठी। उसने वास्तव में पहले स्तर पर ही अकेले स्विचिंग पूरा कर लिया था। सचमुच एक जीनियस। ये जानकर कि उसने इसे इतनी जल्दी कर लिया, काल ने अपनी सहमति दे दी। काल ने अपनी उंगलियों के साथ मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, मानो वह किसी अज्ञात जीव से बात कर रहा हो। इस प्रक्रिया के दौरान काल की यादें मेरे दिमाग में तेजी से दौड़ गईं। जब स्पिरिट टॉवर पहली बार पृथ्वी पर आया था, तो काल पहले ही दुनिया के शीर्ष जादूगरों
में से एक था। उस समय वह एक शक्तिशाली डेथ स्पिरिट जादूगर था, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा था, बजाय केवल अपने मौजूदा जादू को मजबूत करने के। वह चाहता था कि उसके बुलावे पर आने वाले जीव और भी शक्तिशाली हों। उसे केवल मौत या कंकाल नहीं, बल्कि कुछ नया चाहिए था। स्पिरिट लाइफ और आत्माओं के साथ मिलकर उसने डेथ स्पिरिट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अंत में उसने डेथ स्पिरिट किंग जैसा एक नया पेशा बनाया, हालांकि इसके कारण उसका अपना शरीर कमजोर हो गया था। डेथ स्पिरिट किंग का पेशा भी उसके साथ खत्म होने के मृत्यु राजाओं के राजा के इस पेशे को बनाए रखने के लिए उसने अंतिम विकल्प चुना और अपने आप को एक ऐसे पद पर बहाल किया जो लंबे समय से खोया हुआ था, जिससे वह एक एनपीसी की तरह बन गया, इस उम्मीद में कि वह उस उत्तराधिकारी का इंतजार करेगा जो उसकी महिमा को बहाल कर सके। थोड़ी देर बाद हस्तांतरण समारोह समाप्त हो गया, ये जानकर कि अब आप तीसरी पीढ़ी के मृत्यु जादूगर हैं। आत्मा का पिघलना आत्मा को पकड़ने के लिए है, और आप आत्मा को बुलाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बधाई हो, अब आप तीसरे स्तर पर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप शिखर पर पहुंचेंगे और दुनिया को हमारे मृत्यु राजाओं के राजा की महानता दिखाएंगे। काल, क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? क्या आप मुझे अपने पिता के पास जाने और अपने वादे को पूरा करने के लिए कह रहे हैं? काल ने ये सुनकर आश्चर्य से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप भूल गए हैं कि क्या लिखा है, या क्या आप अपना वादा तोड़ना चाहते हैं? काल ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और अचानक उसने अपनी आत्मा को पिघला दिया और चिल्लाया कि उसने अपनी आत्मा को एकत्र कर लिया है। काल की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और काल उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक महान काल हूँ और मैं तुम्हारी आत्मा के पिघलने का शिकार कैसे हो सकता हूँ? उसने सीधे जादू के जादू को छोड़ दिया, अपनी आत्मा को कांच के ब्लॉक से अलग होने से रोक दिया। केवल कंकाल के खंभे पर लगे काल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम छोटे लड़के, तुम मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो? तुम अभी बहुत कच्चे हो, अलविदा छोटे लड़के। कहते ही काल पलटा और भागने की तैयारी कर ली, लेकिन इस समय चेचेंग की नजरें पूरी तरह से ठंडी हो गई। ठीक है, हो गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और भागने ही वाला था, अचानक उसकी नजरें एक अदृश्य दीवार से टकरा गईं। ये चेचेंग द्वारा रास्ते में बिछाया गया एक जादुई जाल था। इस समय काल हैरान था कि एक नौसिखिया इस तरह के जाल को कैसे बिछा सकता है। इस समय चेचेंग उसके पास से गुजरा, धीरे से बोला, ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया एक जादुई जेल है, इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं इसे एक ही बार में पैक कर सकता हूँ। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह पूरा रास्ता पहले से ही क्रिस्टल पत्थरों से भरा हुआ था। चेचेंग ने कहा कि हालांकि इस जेल को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बाद में तुम्हारा इंतजार कर रहे हजारों जादुई जेल हैं। इस समय काल को एहसास हुआ कि वह एक भयानक आदमी के जाल में फंस गया है, इसलिए उसने गुस्से में पूछा, तुम आखिर हो कौन? इस समय चेचेंग ने धीरे से अपनी टोपी उतार दी। पिछली बार मैं असफल रहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। काल ने पिछले जीवन के ये दो शब्द सुने, क्या ये तुम हो? हाँ, वही बदतमीज आदमी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। शायद दूसरी पीढ़ी का अमर जादूगर या तीसरी पीढ़ी का सबसे अच्छा, चेचेंग ने कहा। इस समय काल को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला आदमी कितना खतरनाक था। इस समय चेचेंग ने पहले ही उस काल की आत्मा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जो भाग नहीं सकता था। उसने देखा कि काल की आत्मा का शरीर चेचेंग द्वारा अंधेरे के दिखाई देने की गति लगातार कम होती जा रही है। थोड़े ही समय में काल एक ऐसे कंकाल में बदल गया जिसमें कोई जीवन नहीं बचा था। काल, तुम भी बहुत अधिक गुस्सा मत हो। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। और अभी अभी जिस काल ने चेचेंग के साथ अपनी आत्मा के एक हिस्से को साझा किया था, उसे मानव रूप वापस मिल गया। लेकिन इस बात ने उसे बहुत अधिक गुस्सा दिला दिया कि उसने मुझे एक मृत आत्मा के रूप में इस्तेमाल किया। चेचेंग अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसे चिढ़ा रहा था। ऐसा लगता था कि जब तुम युवा थे तब काफी अच्छे दिखते थे। उसका मजाक उड़ाते देख काल को लगा कि एक मृत आत्मा का क्रोध फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें छोटा सा शुरुआती मृत आत्मा जादूगर होने पर मुझसे छोटी छोटी बातें करने का साहस नहीं करना चाहिए। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि काल अचानक स्तब्ध रह गया। पता चला कि उसकी सारी ऊर्जा चेचेंग द्वारा प्रदान की जाने की जैसे ही आपूर्ति बंद होती, वह तुरंत गायब हो जाता। भले ही काल के मन में 10,000 बार अनिच्छा थी, लेकिन अब उसे आज्ञाकारी होना ही था। और काल, तुम यह मत भूलना कि मेरे पास अभी भी अन्य कौशल है। क्या तुम्हें याद है कि तुमने उन अनसुने बुलाए गए प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार किया था? यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने पहले नहीं बताया था। काल को ठंडा पसीना आ गया, जिसका मतलब है कि अगर वह पूरी तरह से आज्ञा नहीं मानेगा तो वह मुझे निगल लेगा। असहाय काल ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? चेचेंग ने दूर स्थित एक महल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमें वहां जाकर धावा बोलना है। जैसे ही गोब्लिन का पुराना ठिकाना महल में आया, चेचेंग ने बड़ी संख्या में मृत आत्मा योद्धाओं को मुक्त कर दिया ताकि उनकी मृत आत्माओं के राजा के लिए रास्ता खुल सके। जैसे जैसे अधिक से अधिक गोब्लिन युद्ध में शामिल होते गए, लेकिन वे जल्दी ही लेस देन बी ग्रेटर देन गोबलिन राजा ने देखा, इसलिए वह भी व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल हो गया। बलिदान अनुष्ठान कर रहे गोबलिन राजा ने बाहर की हलचल महसूस की तो उसने तुरंत बाहर जाकर देखने का आदेश दिया। बलिदान अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए बलिदान सामग्री तैयार करने का आदेश देकर वह अपनी सेना के साथ चल पड़ा। गोबलिन सेना जल्द ही बलिदान कक्ष तक पहुंच गई। अचानक गोबलिन राजा को परिचित ऊर्जा महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि गोबलिन राजा सामने के हॉल में ही है, इसलिए वह अपनी सेना के साथ अंदर गया। ठीक उसी समय गोबलिन राजा ने एक बलिदान के अंदर अपना हाथ डाला, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अपनी प्यास बुझाने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। तभी दो गोबलिन एक महिला बलिदान सामग्री लेकर आए जो वास्तव में एक राक्षसी थी। यह इंसानों से अधिक उन्नत थी। उसने लड़की का हाथ पकड़ा। ये देखकर गोबलिन राजा ने कहा कि यह अब उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने अपना हाथ छुड़ाकर उसे पकड़ा। गोबलिन राजा ने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुमने मेरा अनुष्ठान बाधित किया? हाँ, मैं हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अनुष्ठान कर रहे हो या बलिदान का आह्वान कर रहे हो? मूर्ख, इस मामले में हस्तक्षेप न करें। मैं इसे संभाल लूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। छोटी गोबलिन ने कहा कि तुम बहुत अहंकारी हो, अब तुम्हारी जान जाएगी। एक छोटा सा अनुष्ठान मुझे बहुत पसंद है, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ठीक उसी समय जब वे दोनों लड़ रहे थे, तभी एक सुंदर राक्षसी वहां पहुंची। सेंट चेंग भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन गोबलिन राजा उसे आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, शैतान राजा, मुझे अपनी शक्ति दो। ये देखते हुए कि हमला उस राक्षस महिला की ओर था, चेंग ने उसे अपनी शक्तियों से रोक दिया और उस राक्षस महिला की ओर मुड़कर कहा, यहाँ से जल्दी निकलो। तभी उसने देखा कि महिला के सिर पर 2 सींग थे। ये गोब्लिन जनजाति की थी। कहा जाता है कि इतनी शक्तिशाली प्रजाति भगवान की मीनार की 100वीं मंजिल पर ही मौजूद है। फिर एक छोटी बच्ची नीचे कैसे आ गई? क्या 100वीं मंजिल पर कुछ हो गया है? जब वह सोच ही रहा था, तभी गोब्लिन राजा गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरे राजा के लिए तैयार की गई बलि को रोकने की हिम्मत कैसे की? और उसने तुरंत अपने गोब्लिन गार्डों को हमले का आदेश दे दिया।
मरे हुए शरीर से निकली ऊर्जा हर तरफ फैल गई, लेकिन चे चेंग के लिए यह ऊर्जा उसे खुजली करने के लिए भी काफी नहीं थी। उसने एक मुक्का गोब्लिन राजा की ओर मारा। गोब्लिन राजा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 100वीं मंजिल पर इतनी ताकतवर इंसान होगा। जब चे चेंग ने उसे मुक्का मारने की तैयारी की तो गोब्लिन राजा अचानक गुस्से में चिल्लाया, मौत के राक्षस, मुझे बचाओ। फिर उसके शरीर में खून उबलने लगा। अगली ही पल एक विशालकाय हाथ ने चे चेंग के शरीर को पकड़ लिया। उसने ध्यान से देखा, खून का राक्षस, ये कैसे इतने उच्च स्तर के राक्षस को बुला सकता है? इससे पहले कि चे चेंग प्रतिक्रिया कर पाता, विशाल हाथ ने उसे जमीन पर पटक दिया। गोब्लिन राजा, लीमा, एक साथ आओ। हाँ, कैसा लगा मानव? देख लिया ना, यह मेरी सबसे शक्तिशाली जनरल विद्या है। जनरल विद्या? तुम मेरे सामने जनरल विद्या दिखाने की हिम्मत करते हो? गुम के सामने अपनी बड़ी तलवार लहराना मूर्खता है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जनरल विद्या क्या होती है। अनगिनत मरे हुए आत्माओं के साथ रक्त शैतान कुली के शरीर में घुस जाओ। इसके साथ ही रक्त शैतान कुली का शरीर लगातार बड़ा होने लगा। पल भर में ही उसने सांस लेना बंद कर दिया और रक्त शैतान कुली का शरीर अचानक गायब हो गया। इस समय गोब्लिन राजा भी सदमे में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी शक्तिशाली रक्त शैतान कुली को कैसे यह एक छोटा सा व्यक्ति आसानी से हरा सकता है? ये देखकर चेचेंग्यू भी हैरान रह गया। क्या यह वही रक्त शैतान कुली नहीं है जिसे गोब्लिन राजा बुला सकता है? बुइन, ये तुम ही हो जो मौत के शैतान को नियंत्रित करते हो, है ना? ये कहकर बुइन ने पागलपन में सिर हिलाया। चेचेंग्यू का पीछा कर रहा था और वह बुइन को गुस्से में देख रहा था। मैंने अभी अभी मरे हुए जादूगर को बदल लिया है और तुम मेरी शक्ति को लेकर उत्सुक हो, लेकिन अंत में मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे विश्वासियों के साथ लड़ रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे रक्त शैतान कुली को बुलाने में मदद की। और तुम गोब्लिन राजा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि रक्त शैतान कुली को किसने बुलाया है और तुम बस देखते रह गए। तुम्हें बस एक मोहरा बनने का शौक है। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मेरे उस महान मंत्री को मार डाला, मैं इसका बदला लूंगा। तो उसे याद दिलाना कि उसे मेरे पास आना चाहिए, या फिर मैं खुद उसके पास जाऊंगा। मरने से पहले बुइन के वफादार अनुयायी अभी भी मरे हुए दानव से प्रार्थना कर रहे थे। यह मरे हुए दानव की परीक्षा का परिणाम था। अचानक चेया चेंग और यूलिंग के बीच का संघर्ष रुक गया। फिर नाटक यहीं तक समाप्त होता है। फिर भी वे मुझे उकसाने की कोशिश करने का साहस करते हैं। भविष्य में कोई और अजीब मुसीबत न हो। हालांकि बीच में कुछ अप्रिय अंतर थे, फिर भी चेया चेंग ने आसानी से गोब्लिन राजा को हल कर लिया और उसकी आत्मा को एक आत्मा की गेंद में कुचल दिया, जिसे उसने तुरंत निगल लिया। यह उसके शक्तिशाली बनने का भी एक तरीका है। निगलने के एक ही क्षण में उसने पाया कि इस राक्षस की आत्मा इतनी कचरा थी, बुद्धिमत्ता और फुर्ती जैसे गुणों में केवल थोड़ी वृद्धि हुई थी। ठीक उसी समय जब वो इसके बारे में गुस्से में था, एक भूतिया लड़की हल्के से उसके पास से गुजरी। नमस्ते, मेरा नाम सियाली है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अभी उसने भूतिया लड़की यूसु को बचाया था। यूसु ने चेया चेंग के जीवन को बचाने के लिए आभार व्यक्त किया। ये देखकर कि चेया चेंग ने उसे वापस देखा, वह पूछने से नहीं डरी कि क्या वह उसे बुरा व्यक्ति समझता है। लेकिन यूसु ने कहा कि जो कोई भी साहसपूर्वक उसका अपमान करता है, उसे मौत की सजा दी जाएगी। चेया चेंग ने धीरे से एक आभारी उद्धरण चिन्ह, बेशक राक्षस कबीला प्रतिशोध लेने के लिए जाना जाता है। अगले ही पल उसने अचानक यूसु से पूछा, तुम तो 100वीं मंजिल पर होनी चाहिए थी, यहाँ कैसे आए? यूसु ने कहा कि राक्षस गांव पर अचानक हमला हुआ था। चेया चेंग को मन ही मन बहुत संदेह हुआ। राक्षस कबीला जो गौड़ टावर में है, बहुत शक्तिशाली प्रजाति है। साधारण बड़े परिवार उन्हें आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करते। इसके बारे में सोचते हुए केवल 4 महान शाही कबीले ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। राक्षस योद्धा, विशालकाय, उनके पास शक्तिशाली शरीर और अतुलनीय शक्ति है। जादू और सार, ड्रैगन, उनके पास अद्वितीय और शक्तिशाली जादू की शक्ति है। रक्त गोत्र जनजाति, वे संसार के काले जादू पर नियंत्रण रखते हैं। स्वर्ग के देवताओं की एक जाति। किंवदंती है कि उन्हें देवताओं द्वारा नश्वर दुनिया में निर्वासित कर दिया गया था। 4 शाही रक्त गोत्रों के अलावा एक और विशेष मामला है, और वह है उन लोगों को हटाना जिन्होंने अपने स्वयं के 9 सितारों को खत्म कर दिया था। 9 सितारों की इस जाति के बारे में सोचते ही चेंग्यू को अपने दांत पींचने पर मजबूर होना पड़ा। पास ही खड़ा यूसु चिंतित होकर पूछता है कि क्या सब ठीक है। यूसु ने उसकी क्षमता देखी थी, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसके साथ चलने की पेशकश की। चेंग्यू ने कुछ देर सोचा। यूसु अभी भी छोटा था, लेकिन आखिरकार वह एक दानव था, शायद भविष्य में एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाए। चेंग्यू ने चुपचाप सिर हिलाया। पास ही यूसु एक बच्चे की तरह खुश हो गया। अगले ही पल गोब्लिन राजा के शरीर पर अचानक कवच जैसा निशान उभर आया और फिर उसने उस कवच को बच्चे को सौंप दिया। काइल ने आकर सूचना दी कि शहर के पहले गोब्लिन को उसने पूरी तरह से एक मरे हुए प्राणी में बदल दिया है। यूसु डरकर चेंग्यू के पीछे छिप गया और फुसफुसाया कि वह व्यक्ति बहुत डरावना है। काइल ने यूसु की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह उसे देख पा रहा है। बिल्कुल, चेंग्यू ने समझाया कि यूसु एक दानव था जो बचपन से ही उनके साथ पला बड़ा था। अचानक सिस्टम ने एक कार्य जारी किया। गोब्लिन राजा को हराने से राक्षसों की सेना को बुलाया जा सकता है। चेंग्यू का चेहरा खुशी से खिल उठा, जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था। काइल और यूसु को यह बहुत जोखिम भरा लगा, लेकिन चेंग्यू बस मुस्कुराया और कहा कि गोब्लिन राजा को घेरने का उसका असली कारण यही था। उसके चारों ओर के देवता और दानव, वे मानते हैं कि चेंग्यू बहुत लापरवाह है और संभव है कि वह अपनी पसंद के कारण मर जाएगा। मृत्यु का प्रबंधन करने वाले राक्षस ने कहा, अगर चेंग्यू का योगदान सबसे पहले आता है तो मैं उसे एक इनाम दूंगा। चेंग्यू बस थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरे साथ खेल मत खेलो, पुरस्कार की डिग्री पर निर्भर करेगा कि क्या मैं इसे स्वीकार करता हूँ या नहीं। बार ने एक तरफ से मजाक किया, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। वैसे भी अगर तुम मर गए तो मैं आजाद हो सकता हूँ। काल, याद रखना, मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मरने के बाद भी मेरे गुलाम रहोगे। ये कहकर उसने सीधे कंफर्म बटन दबाया। इस तरह पूरे फर्श का सुरक्षा मोड सक्रिय हो गया और उसकी इस पसंद ने बाकी लोगों को खतरे में डाल दिया। आखिर किसने जानबूझकर यह चुनाव किया? चाहे मिशन पूरा हुआ हो या नहीं, वे सभी दूसरी मंजिल के सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागे। लेकिन जब वे दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो एक विशाल टेलीपोर्टेशन दरवाजा उनके सामने दिखाई दिया, जिससे असंख्य राक्षसों की भुजाएं निकल रही थीं। राक्षस को देखकर भीड़ डर से कांपने लगी और चिल्लाने लगी। अचानक एक विशाल सफेद प्रकाश स्तंभ ने भीड़ को राक्षसों से अलग कर दिया। आने वाला कोई और नहीं बल्कि चेंग्यू था। उसने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराया, यह मेरा शिकार का मैदान है। जो कोई भी मेरे शिकार को छूने की हिम्मत करेगा, उसका अंत केवल एक ही होगा, और वह है मौत। लोग हैरान थे कि क्या वह अकेले इतने सारे राक्षसों का सामना करेगा। तभी चेंग्यू ने बिना घबराए देख समन कौशल का इस्तेमाल किया और पल भर में अनगिनत मृत सैनिक उसके शरीर से बाहर निकल आए। क्या मौत का राजा एक स्तर पर मौत का राजा कैसे बदल सकता है? तब उसके बगल में मौजूद योसु भी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन तुम्हें गति बढ़ानी होगी, वरना मौत का राजा सेना के उन सभी लोगों को खत्म कर देगा। ये सुनकर योसु संकोच करना बंद कर देता है, शून्यता से 2 लाल हथियार बुलाता है और हथियारों की निरंतर गति के साथ योसु के हाथों से एक ऐसी आभा निकलती है जो चारों ओर फैल जाती है। और क्या ये तलवार कोई साधारण तलवार है? उसके हथियारों के संचालन को देखकर ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि वह बहुत ही अनुभवी हो। क्या राक्षसों के गांव का लक्ष्य योसु है? यह एक असामयिक आवाज है जो उसके विचारों को तोड़ देती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी बड़े परिवार का बेटा हो। चेंग्यू ने केवल हल्के से पूछा, क्या तुम ठीक हो?
मेरा नाम शेंग ताई है, मैं व्हाइट लाइट ईटर गिल्ड से हूँ। चेंग यू ने कहा कि उन्होंने व्हाइट लाइट ईटर गिल्ड के बारे में कभी नहीं सुना है। वह 9 स्टार पेलून भाई और बहन के पवित्र गिल्ड की एक शाखा है। जैसे ही 9 स्टार पेलून का नाम सुना, चेंग यू के दिल में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वह अभी भी ढूंढ कर रहा था और उसने कहा कि उसकी क्षमता काफी अच्छी है। शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें पवित्र गिल्ड में ले जाऊंगा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बस पेलून भाई और बहन के साथ हिसाब चुकाने की योजना बना रहा था। जब मैं इन राक्षसों के साथ निपट लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ चर्चा करूंगा। साइड में खड़ा छोटा भाई सोचता है कि चेंग यू बहुत अहंकारी है। क्या वह अपनी ताकत के दम पर किसी को भी धमका सकता है? चेंग यू ने उदासीनता से कहा, वह अभी भी जीत, क्योंकि अभी भी इसका मूल्य है। इस कमजोर और मजबूत मीनार में लूटपाट, हत्या और डकैती का कोई कानून नहीं है। केवल मजबूत लोग ही जीवित रह सकते हैं। अगर तुम नहीं मरना चाहते तो जल्दी से मुझे दे दो। ये कहते हुए उसने मुड़कर प्रस्थान किया। उस समय युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष बहुत गर्मजोशी से लड़ रहे थे। इसे देखकर चेचेंगयू और काल भी युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उन मृत गोब्लिन योद्धाओं को देखकर काल और चेचेंगयू ने चतुराई से ऑपरेशन किया। उनके हाथों से मरे हुए गोब्लिन तत्काल पुनर्जीवित होकर अपनी सेना के रूप में लड़ने लगे। फिर उन्होंने काल को उन सभी शवों को मरे हुए सैनिकों में बदलने का आदेश दिया। तो चलो अब हम सब मिलकर खेलते हैं। उसी समय यूसो भी गोब्लिन सेना के साथ लड़ रहा था, लेकिन गोब्लिन की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वह कमजोर पड़ रहा था। तभी एक गोब्लिन ने उसके पीछे से उस पर हमला किया। अचानक हुए हमले के कारण यूसो प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर उसे उस गांव की याद आई जिसे रहस्यमयी ताकतों ने नष्ट कर दिया था। उस दर्द की तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन उस समय यूसो की शारीरिक क्षमता अपनी चरम सीमा पर थी। वह अचानक जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। उसी समय पीछे से चेचेंगयू और उसकी सेना ने गोब्लिन की सेना के साथ लड़ाई शुरू कर दी। एक साधारण आदमी में इतनी ताकत, यही कारण था कि वह चेचेंगयू के साथ जाना चाहता था। चाहे जो हो जाए, उसे अपने कबीले के रक्त के प्रतिशोध के लिए उस ऊंची मीनार पर चढ़ना ही था। अगली ही पल एक उड़ने वाला गोब्लिन यूसो ने फिर से योस पर हमला किया और उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी अचानक चेचेंग ने आगे आकर उस गोब्लिन की लात को हवा में ही तोड़ दिया। चेचेंग ने कूल होकर योस को पीछे खींचा और कहा कि छोटी बच्ची डरो मत, सब ठीक है। ये सुनकर योस को लगा कि चेचेंग वाकई में बहुत शक्तिशाली हैं। योस ने पूछा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की, क्या आप किसी मकसद से ऐसा कर रहे हैं? योस को लगा कि चेचेंग भी उससे कुछ छीनना चाहते हैं, लेकिन चेचेंग ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, मैं बस अपने आदेश का पालन कर रहा हूँ। चेचेंग की बात सुनकर योस का मन पिघल गया और उसने मन ही मन फैसला किया कि वह चेचेंग के इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगी। योस के सीने से रोशनी निकलने लगी और वह दानवी रूप में बदल गई। योस की ताकत कई गुना बढ़ गई और चेचेंग ने भी उसे महसूस किया। योस ने गोब्लिन पर जबरदस्त हमला किया और उसे मार डाला। ये सब देखकर चेचेंग को यकीन हो गया कि उसका शक सही था कि उस रहस्यमय ताकत का मकसद योस को पकड़ना ही था। योस के पास आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था? फिलहाल उसे अभी यह बताने की जरूरत नहीं है, बस सब ठीक है। भयंकर लड़ाई अब खत्म होने वाली है, बस 1 मिनट का समय बचा है। टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अंतिम गोब्लिन की मृत्यु के साथ पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और यह शिकार खत्म हो जाएगा। इसी समय सिस्टम ने संकेत दिया, बधाई हो, आपने राक्षसों के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है। तब तक यूसुफ अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर चुका था और गिरने ही वाला था। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली और सहायक हथेली ने उसे संभाल लिया। सब ठीक है, तुम्हें ऐसी स्थिति में उस कौशल का उपयोग नहीं करना चाहिए था, मैं इसे संभाल सकता हूँ। एक साधारण देखभाल ने यूसुफ को शर्म से लाल कर दिया। वह बहुत ही शर्मिला था। फिर वह मुड़ा और जल्दबाजी में सिस्टम के माध्यम से निकासी की स्थिति को चालू कर दिया। योगदान के आधार पर 1, 2 और 3 स्थान प्राप्त करने वालों को इनाम मिला। यूसुफ और उसकी टीम इस समय बहुत खुश थे। बहुत अच्छा है, अब हिसाब किताब करने का समय है। गोब्लिन सेना के आक्रमण के अंत के बाद कुल मिलाकर 2500 से अधिक गोब्लिन मारे गए। सिस्टम ने गोब्लिन कातिल की उपलब्धि को पूरा करने का संकेत दिया। सभी गुणों में जोड़ 5, योगदान अंक में जोड़ 5000। हालांकि गुण बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उपलब्धि इनाम भविष्य में बहुत उपयोगी होगी। बस हर कौशल में महारत हासिल करना जारी रखें। इस सांख्यिकीय प्रभाव को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये वास्तव में रोमांचक है। तीनों को संबंधित हत्या इनाम भी मिले। काल ने कहा कि वह एक मृत आत्मा है और वह उन पुरस्कारों का उपयोग नहीं कर सकता है। यूसु ने देखा कि स्थिति ठीक है, उसने अपनी हिस्सेदारी के पुरस्कार सौंप दिए। आशा है कि तुम समझोगे, मुझे पहले ही धोखा दिया जा चुका है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। चेचेंग ने योसु को देखते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करूं, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे खुशी मिले, वरना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। ये सुनकर योसु ने कहा कि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। अगले ही पल उसने अपने शरीर में एक जगह खोली और सीधे वहां से भूतिया मुखौटा निकाल लिया। उसने वह मुखौटा मुझे दे दिया और पूछा कि क्या ये काफी है? काल ने चिल्लाकर कहा, तुम अपनी प्रजा का यह मुखौटा किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे दे सकती हो? यह मुखौटा तो कोई केवल अपने पार्टनर को शादी के समय ही उपहार में देता है, और ये मुखौटा ही तो हमारी प्रजा की शक्ति का आधार है। चेचेंग ने पूछा कि उसने यह मुखौटा मुझे क्यों दिया? उसने कहा कि ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं उसे धोखा नहीं दूंगा और साथ ही तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए भी। यह मुखौटा बहुत कीमती है, मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम्हारा कुछ और उद्देश्य भी है। तब योसु ने धीरे से कहा, मैं बदला लेना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें पहले शायद साफ साफ नहीं बताया था कि मेरी पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया था। मैं जीवित बचे लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। इसका मतलब है कि मैं दुनिया में इस प्रजाति की अकेली जीवित सदस्य बची हूँ। मुझे अपनी प्रजा की मौत का बदला लेना है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ चलो। चेचेंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे इसमें मत घसीटो। हाँ, ओह, सही है, ये शैतानी मुखौटा शैतानी का है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गाड़ी में सवार होने की शर्त मान लें। इस समय आप जोकर की मुस्कान वाले एक बच्चे की तरह दिख रहे हैं। धन्यवाद भाई, आप जोकर को अपना भाई कह सकते हैं। अचानक आप बड़े अक्षरों में मूर्ख लिख सकते हैं। आप इसे जो चाहे कह सकते हैं। वैसे 3 पुरस्कारों के क्रिस्टल शरीर को हवा में फेंक दें।
अगले ही पल क्रिस्टल 3 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया। जादू की अंगूठी, जादू शक्ति जोड़ 5, जादू की खपत 10% कम, जादू की अंगूठी, जादू शक्ति जोड़ 5, जादू की खपत 15% कम, जादू का हार, जादू शक्ति जोड़ 5, जादू की खपत 20% कम। ये काफी अच्छा है और इन पुरस्कारों को मौत के राजा को देना बहुत अच्छा होगा। फिर सभी के लिए अंगूठियां और हार पहने। इन सभी को बुलाए गए जानवरों की गुणवत्ता और मात्रा को दोगुना किया जा सकता है। हे, आप इस आदमी को कब तक चुप रहने देने का इरादा रखते हैं? वो आप लगता है कि आप उन पुरस्कारों के बारे में भूल गए जो आपने कहे थे। गानबो ने संकेत दिया कि हमें बोलने के लिए जगह बदलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सब ठीक है, बचने के बारे में भी मत सोचो। मौत के राक्षस ने कहा, मुझे मत हिलाओ। अगला एक विशाल राक्षसी ऊर्जा का उदय हुआ। इसके तुरंत बाद एक खोपड़ी की अंगूठी टेबल पर दिखाई दी जो राक्षसी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पत्नी की 3 सोने की अंगूठियां मिल गई हैं। आज एक बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इसे ध्यान से देखने दें। अगले ही पल मैं हैरान रह गया। रुको, क्या ये है? साइड में कार्ल और जोकर ने भ्रमित होकर पूछा, भाई क्या कुछ गलत है? यह अंगूठी जादुई है और इसमें 4 जादुई तत्वों में से एक जादू समाहित है। ये जादुई संसाधनों के उच्च स्तर की एक उत्कृष्ट कलाकृति है। इसे प्राप्त करने के लिए आमतौर पर जादुई दासों की आवश्यकता होती है। यदि कुछ कमी भी हो तो वह साफ दिखाई देती है। यह अंगूठी पहनते ही जादुई शक्ति में 10 गुना इजाफा हो जाता है। इसका महत्व बहुत अधिक है। तब शैतान ने इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। कार्चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि चूंकि उन्होंने इतना अच्छा उपहार दिया है तो वे पुरानी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन उसी समय बाएर को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ हलचल हुई है। चेंग ने पूछा कि क्या वे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि कार्ल उसे लगातार प्रोत्साहित कर रहा था। दुष्ट व्यक्ति ने बिना सोचे समझे बाएर को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। बाएर को पता चला कि उसे धोखा दिया गया था। बाएर ने फैसला किया कि वह चेंग के आदेशों का पालन नहीं करेगा और चेंग के लिए एक जादुई मिशन लेकर आया। कार्चेंग ने चुनौती स्वीकार कर ली। बायर ने पूछा कि क्या वह सच कह रहा है। उसने विश्वास के साथ हाँ कहा और इस चुनौतीपूर्ण काम को करने का फैसला किया। कार्ल ने चेतावनी दी कि शैतान द्वारा दिए गए काम को कम मत समझो और सावधान रहो। चेंग ने सहमति जताते हुए कहा कि अगर वह इतना गंभीर है तो वह भी इस काम को करने के लिए तैयार है। कार्चेंग ने कहा कि वह इसके लिए खुद को तैयार करेगा और अगर विफल रहा तो वह इसके लिए बायर को जिम्मेदार ठहराएगा। बायर सहमत हो गया और वे काम में जुट गए। चेंग ने वो लोगों को एक इशारा किया। लियोजो ने पूछा, भाई आगे की हमारी क्या योजना है? बेशक, कार्ल को उस छोटे से शैतान को पकड़ने के लिए भेजना है। कार्ल ने पहले ही मृत सैनिकों को उसके पीछे भेज दिया है। फिलहाल वह अभी पहली मंजिल पर है। ठीक है, तो मैं पहले जा रहा हूँ। लियोजो ने कहा, तो हम पहले तितर बितर हो जाते हैं, बातें करेंगे, और वैसे मुझे बताओ कि तुम लोगों के भूत प्रेत वाले कबीले के इस नकाब का क्या चक्कर है? लियोजो चलते चलते बोला, सच कहूं तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मालिक भूतिया क्षमता हासिल कर लेता है। भूतिया क्षमता का मतलब है जादू और अलौकिक शक्ति, और इसके अलावा भविष्य देखने के लिए अलौकिक शक्ति का उपयोग भी किया जा सकता है। इस क्षमता को भविष्यवाणी कहते हैं। चेचेंग ने आह भरते हुए कहा, अगर आप किसी युद्ध की क्षमता चुन सकें तो शायद ये बेहतर होगा। भाई, आप भविष्यवाणी को बहुत कम आंक रहे हैं। अतीत में विदेशी कबीले अच्छी चीजें अपने कबीले के बुजुर्गों को देते थे ताकि वे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकें। वे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे और हमेशा इसे बदलकर भाग्य को बदलने की कोशिश करते थे। चेचेंग हंसकर बोला, ये सब बस अंधविश्वास है, अपनी ताकत से भविष्य बदलना ज्यादा सीधा रास्ता है। लियोजो मुड़कर बोला, ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि मेरी क्षमता आपके लिए बहुत उपयोगी है। चेचेंग ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि मेरी क्षमता युद्ध की भविष्यवाणी करना है, यानी दोनों पक्षों के बीच युद्ध का पूर्वानुमान लगाना। कैसा लगा भाई? अब मुझे लगता है कि मैं आपके काम का हूँ। बात खत्म होते ही चेचेंग ने आगे बढ़कर लियोजो को जोर से गले लगा लिया, जिससे लियोजो हैरान रह गया। चेचेंग ने कहा, ये क्षमता तो बिल्कुल सटीक है। पल भर में यूसु का चेहरा लाल हो गया। चाहे वह जियांशी, हत्यारा, टीके या निशानेबाज हो, भले ही वह वर्तमान में 9 सितारा स्तर पर हो, उसके पास एक युद्ध की शक्ति है। मैंने कहा, यूसु को और भी मजबूत कर दिया। वास्तव में धन्यवाद। बाएर और 9 पूंछ वाली लोमड़ी भी एक तरफ बैठकर तरबूज खा रहे थे। बाएर, तुम चोरी से देख रहे हो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। चेंगोर ने उसे छुआ और उसके सिर पर थपथपाया। क्षमा करें, अभी स्थिति कुछ ऐसी थी। यूसु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद का बदला लूंगा और मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। भाई का बहुत धन्यवाद। तब मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। दृश्य मुड़ा और उसने देखा कि कार्ल ने शेन की गर्दन पकड़ रखी है। संघर्ष करना बंद करो, तुम्हारे साथी ने तुम्हें छोड़ दिया है। चुपचाप मेरे साथ मालिक के पास चलो। ये सच है। वह लड़का नहीं जानता कि आत्मा का शरीर जीवित व्यक्ति को पकड़ना कितना गंभीर है। अभी क्यों नहीं आया? हुआंग ने अभी बात पूरी की थी कि दोनों कार के पीछे दिखाई दिए। बुरा नहीं है, कार्ल ने गुस्से में कहा, तुम कब आए? मैं मरने ही वाला था। ये लड़का हमेशा भागने की कोशिश करता है। चेंगोर ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। कार, पहले उसे छोड़ दो। श्वेतांग तलवार गहराई से पेड़ में घुसी। ये तुम्हारी तलवार है, ले लो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा कि तलवार को कैसे धोना है, तलवार को हाथ में ले जाना है या अपने शरीर में डालना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। अब मुझे सफेद रोशनी के निकलने के बारे में सारी जानकारी बताओ। डर से कांपते हुए उसने सब कुछ बता दिया, देखते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया है। जो भी संदेह है उसे यहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं 8 और 7 के अधीन सभी गिल्ड को एक एक करके खत्म कर दूंगा। ईलू ने योजना बनाई कि वह भाई बहन को जीवित पकड़कर गिल्ड का आधार बनने दे, लेकिन अभी सबसे पहले 8 और 8 के कार्यों को पूरा करना है। 3 लोग तैयार होकर गॉड ऑफ वॉर टावर की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। उन्हें देखकर लोग चौंक गए। यह क्या है? किंवदंती का दानव मुखौटा। ईडन अकादमी ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? क्या कोई गिल्ड है? कार्चेंग ने अपना असली नाम उजागर नहीं किया। मेरा नाम दानव मुखौटा है। तीनों छुआ सोम पोर्टल के माध्यम से दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गए। 10-10 गोब्लिन को मार गिराकर वे तीसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते थे। ये काम बहुत आसान है, बिना किसी चुनौती के। 8, ये काम तुम पूरा करो। 8 ने पलटकर पूछा, तुम मुझे अपने मुफ्त मजदूर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो? नहीं, मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं जादू का उपयोग करके प्रयोग करना चाहता हूँ। अगर तुम देखना चाहते हो तो जल्दी वापस आओ। कार्चेंग ने मजबूर होकर कहा, तुम वाकई बहुत चालाक हो, लेकिन जादू का उपयोग मत करो। वापस आने तक इंतजार करो। कार्चेंग ने अपने जादू की अंगूठी को देखा। उम्मीद है कि यह मुझे आश्चर्यचकित कर देगी। उसने कहा, चारों शाही परिवार, कृपया मुझे अपनी शक्ति दो। अचानक एक काले बैंगनी रंग का जादू अंगूठी से निकला। यह क्या है? एक गोब्लिन जिसने हार लास पहन रखी थी, वह हैरान रह गया। ऐसा लगता है कि यह गोब्लिन जादू से आकर्षित हो गया है। कार्चेंग ने मुंह खोलकर उसे देखा। आया है सही समय, अभी तुम्हारी तलाश नहीं कर सकते। उस जादू को एक तरफ रखो और निकलो। जादू का प्रवाह। लेकिन इस नीले हाथ वाले गॉब्लिन ने बेहद निपुणता से जादू के हमले को चकमा दिया। क्या यह अच्छा नहीं है? यह लड़का चकमा दे गया। नहीं, इस तरह का हमला बिना किसी लक्ष्य को साधे ही हो सकता है।
ये गॉब्लिन राख में बदल गया क्योंकि निम्न श्रेणी के जंगली जानवर जादू के हिंसक प्रभाव को सहन नहीं कर सकते। अगला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। जादू को मृत आत्माओं में डालने से एक अधिक शक्तिशाली मृत योद्धा का जन्म होगा। और जैसे ही उसने जादू को मृत आत्माओं की ऊर्जा के साथ मिलाया, एक गहरी पीड़ा ने उसे झकझोर दिया जिसे सहना कठिन था। बदकिस्मती, मृत आत्माएं जादू को सहन नहीं कर सकती और बिखर सकती हैं। जादू का स्तर बहुत अधिक था, इसलिए मैंने तुरंत स्तर को कम कर दिया। उसने एक और चाल चली और एक मृत योद्धा का जन्म हुआ जिसमें जादू की शक्ति समाहित थी। गॉब्लिन के अलावा अन्य प्रजातियों ने शायद कभी शुद्ध जादू का उपयोग नहीं किया होगा, इसलिए वे नहीं जानते कि जादू आसानी से हेरफेर करने वाली शक्ति है। जब मिशन पूरा हुआ तो काल आ गया। ये बहुत अच्छा है, सही समय पर विलय जिसमें जादू की शक्ति है। इसे जादू योद्धा कहेंगे। काल ने कहा कि यह नाम सुनने में अच्छा है, आखिरकार वह मेरा शिष्य है, इसका कौशल अद्भुत है। उसने पूछा, क्या हर बार ऐसा करना होगा? ये बहुत परेशानी वाला है। नहीं, शायद तुम्हें इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ के चेचेंग ने भी संकेत दिया कि वे मृतक राजा को बुलाने में अभी भी थोड़े से कुशल हैं। हे, ऐसा लगता है कि आप छोटे लोग अंततः अपने गुरु का सम्मान करना सीख गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सच्चा मृतक राजा को कैसे बुलाते हैं। अगली सेकंड हर्ग ने अपना क्रोध बनाए रखा। अगणित मृतक राजा की आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकल आई। कायल, रुको, अगर तुम ऐसे ही नीचे गए तो तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी। कायल ने जोर से कहा, बच्चे मूर्ख मत बनो, जल्दी से जादू को वैसी के शरीर में डालो। अगर तुम सफल हुए तो वैसी सीधे जादुई योद्धा को बुला पाएगा। क्या यह ऐसा है? तो सम्मान करने से बेहतर है आज्ञा मानना। गुरु आप डटे रहें। ये कहते ही उसने 10 दिया जादू सीधे कायल के शरीर में डाल दिया। अगले ही पल कायल जिस जगह पर था वहाँ एक जादुई बाधा बन गई और सीधे स्वर्ग की ओर जाने लगी। एक तरफ से ओसू ने हिलाकर कहा कि कायल, बूढ़े आदमी को कुछ नहीं होगा ना, चिंता मत करो, ये बूढ़ा आदमी मजबूत है। कायल ने जोर से कहा, जब मैं पूरी तरह से मिल जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोटे टुकड़ों में फाड़ दूंगा, कृपया मत करो। मुझे डर है कि आपकी क्षमता मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी है कि मैं समय रहते आ गया। उसी समय कायल और जादू का मेल अंतिम चरण तक पहुंच गया। एक धुंधली और निरंतर घूमने वाली पागल ऊर्जा के रूप में, मानो दुनिया का अंत हो रहा हो। अगले सेकंड ये सब बिखर गया। कायल का शरीर पहले से कहीं ज्यादा भयानक मृतक आत्माओं से ढका हुआ था। धीरे धीरे वह बाहर निकला। चेचेंग ने इसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। सफल हुआ, मेरा सबसे मजबूत जादुई जादूगर यही है। काल, पर किसे पता था कि काल उस समय धीरे से कहेगा, तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है मेरे अच्छे शिष्य। तुमने अपने से भी अधिक शक्तिशाली जादूगर को बना लिया है। यह एक मरे हुए राजा के रूप में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती है। उसी समय चेचेंग ने धीरे से एक प्रेत का मुखौटा पहना। वह बिल्कुल सही था। मैं एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की तलाश कर रहा था ताकि मैं इस मुखौटे का परीक्षण कर सकूं। साथ ही ये तुम्हें ये देखने का मौका भी देगा कि वास्तव में एक मरे हुए राजा की शक्ति क्या है। एक आदमी के अनसुलझे रहस्य के बावजूद उसके नियंत्रण में एक ऐसा जादूगर पैदा हुआ जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक प्राचीन जादूगर आदमी को मारने और उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। लेकिन एक प्रेत के मुखौटे पहने आदमी की आंखों में उसने जो जादू जगाया था उसकी गति एक गोंगे जैसी थी। उसने एक ही झटके में उन सभी को राख में बदल दिया। उस प्राचीन जादूगर की अविश्वास भरी आंखों के सामने उसने एक ही झटके में उसे उड़ा दिया। काल, इस जादूगर को मैंने खुद सिखाया है, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तब यूसु उस तरफ भागा जहाँ काल जमीन पर गिरा हुआ था। क्या तुम ठीक हो? यूसु ने पूछा। चिंता मत करो, काल की यह काया मेरे पंच से नहीं टूटेगी। तुम दिखावा करना जानते हो, साधारण लोगों के पंच से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अभी भी जलन है। यूसु ने उत्सुकता से पूछा, भाई क्या तुम अभी मुखौटे की शक्ति का उपयोग कर रहे थे? हाँ, उसने कहा। मुखौटा पहनते ही उसे सब कुछ अजीब लगने लगा, जैसे कि यह अभ्यास किसी चरम स्तर की मार्शल आर्ट को सीखने के जैसा है। भाई, तुम जो ऐसा कह रहे हो तो ऐसा लगता है कि यह गलत तरीके से फेसिंग क्षमता का उपयोग करने का एक दुष्प्रभाव है। क्या तुम क्या कह रहे हो? गलत उपयोग के दुष्प्रभाव? यदि यह एक दुष्प्रभाव है तो सही उपयोग करने पर यह कितना शक्तिशाली होगा। यूसु ने धीरे धीरे स्पष्ट किया कि दुश्मन की गतिविधियों को धीमा करना सबसे बुनियादी बात है। इसके बाद हम उनकी गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। चेचेंग ने तुरंत यूसु का हाथ पकड़ा और पूछा कि कैसे इसे हासिल किया जाए। यूसु ने कहा कि वह भी ठीक से नहीं जानता, ऐसा लगता है कि यह क्षमता जन्मजात है। चेचेंग हंसे क्योंकि वे भूल गए थे कि यूसु तो राक्षस जाति के प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए ये सांस लेने जैसा स्वाभाविक है। यूसु ने उत्सुकता से पूछा कि क्या उन्हें चक्कर आ रहे हैं। चेचेंग ने कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ? यह अजीब है क्योंकि जो राक्षस इस स्तर तक नहीं पहुंचे उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन चेचेंग एक इंसान होने के बावजूद ठीक महसूस कर रहे हैं। चेचेंग ने अजीब महसूस करते हुए कहा कि क्योंकि उन्होंने इसका उपयोग ही नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ। चेचेंग ने प्यार से यूसु के माथे पर हाथ रखा और कहा कि अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, वरना काल को नहीं पता था कि यह विस्तार कितना बड़ा है। डेथ मैच से मैजिक मैच बनने के बाद उनकी क्षमता 10 गुना बढ़ गई है, फिर भी वह इस बच्चे से हार गए। यूसु ने काल को तरस भरी निगाहों से देखते हुए कहा कि चिंता न करो, क्योंकि काल अभी भी एक बच्चे जैसा है। 100 पाउंड वजन, 100 पाउंड, 100 पाउंड। तुम अभी भी मुझे दिलासा देने के लिए हो, उस दुष्ट को देखो। यूसु ने पास के गोब्लिन की ओर इशारा किया। चाचा, लगता है कि जो गोब्लिन आप वापस लाए हैं उनकी संख्या कुछ कम है। अभी भी वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे खुद के हाथ से पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं? काल ने एक कड़वे चेहरे के साथ कहा। सोचो, मैं एक गरिमा में जादूगर आज इस स्तर पर गिर गया हूँ। काल ने अपनी आग का गोला निकाला और सब कुछ उस गोब्लिन पर डाल दिया जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों ने बिना किसी प्रयास के गॉड टावर की 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। तभी पेड़ पर एक हरा गोब्लिन लटका हुआ दिखा। अगले ही पल एक जहरीला कांटा ट्यूब से निकला। इस दृश्य को यूसु ने पहले ही देख लिया था और तुरंत एक धनुष के साथ उसे बीच से काट दिया। यूसु ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे प्यारे भाई पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हो? गोब्लिन इस दृश्य से इतना डर गया था कि उसका पसीना बहने लगा और वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि क्या हुआ, लेकिन काल ने पहले ही उसे मार डाला। तभी काल ने देखा कि यूसु की हालत कुछ अजीब है। मैंने उसे अचानक एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखा और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काल ने तुरंत पूछा, यूसु क्या तुम ठीक हो? तब यूसु ने अपना होश खो दिया। क्या गलत है? मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही काल ने आगे सवाल पूछने की कोशिश की, चेचेंग अचानक खड़ा हो गया। कल रात मैं फिर से इस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। समय 5 मंजिल की पूर्व संध्या पर वापस आ गया। तीनों आग के चारों ओर बैठे थे और बात की योजना पर चर्चा कर रहे थे। चेचेंग ने अचानक कहा कि उसे पता चल गया है। तो शोषक झुंड को कैसे उत्तेजित करें? काल ने अविश्वास के साथ एक चेहरे के भाव से पूछा। क्या इंसानी उत्तेजित शोषक झुंड? हाँ, सही सुना आपने। चेतना 300 से 400 स्तरों पर थी जब पृथ्वी फटी और एक रहस्यमयी
गुफा दिखाई दी। संयोग से उन्हें ये तरीका पता चल गया। हर टावर में एक केंद्र क्षेत्र होता है जो शोषक झुंड को उत्तेजित करता है। जब तक आप जादू से उस केंद्र पर लगातार हमला करते हैं तो शोषक झुंड उत्तेजित हो जाता है। काल ने कहा, तुमने इस तरीके से बहुत सी अच्छी चीजें हासिल की होंगी, लेकिन वह तुरंत काल द्वारा नकारा गया। 300 स्तर से ऊपर के राक्षसों को संभालना गोब्लिन की तुलना में आसान नहीं है। भले ही 4 बड़े कबीले हों, कोई भी अकेले शोषक झुंड का सामना नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मामला अलग है। अभी केवल चौथा स्तर है। हम शोषक झुंड के माध्यम से अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। उसी समय चौथी मंजिल का टॉवर हिलने लगा। यह क्या है? शोषक झुंड। क्या ये फिर से शोषक झुंड को भड़काने वाला कोई शरारती है? सीधे गोब्लिन का एक समूह भीड़ की ओर दौड़ा। माँ भागो, गांव में शोषक झुंड कैसे आ सकता है? लेकिन चौथी मंजिल के गोब्लिन शाकाहारी नहीं है। उन्होंने जहर की नली निकाली और भीड़ पर जहर के दांत छोड़े। ये जहर शरीर को सुन्न कर देता है, हिला भी नहीं सकते। अब तो खेल खत्म। उसी क्षण जब सब कुछ एक बाल के बराबर रह गया, शोषक झुंड का असली मालिक काल बाहर आया और एक ही झटके में सभी गोब्लिन्स को खत्म कर दिया। बचे हुए शिष्यों ने ये सब चे चेंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, कम बकवास करो, जल्दी करो और घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जैसे ही चे चेंग ने अपना सिर उठाया, उस छात्र ने पाया कि यह व्यक्ति वही है जो 3 स्तरों के सामने मिला था। भीड़ चिल्लाई, ये घोस्ट फेस है। यह वही है जिसने रिसीविंग ओशन आर्मी को हराया है। इस बार हम सुरक्षित हैं। उसी समय चे चेंग ने धीरे से अपना मुखौटा उतार लिया। आप लोगों को मेरा ये हैंडसम चेहरा याद रखना होगा और बाहर जाने के बाद मेरा नाम फैलाना न भूलें। उसने अपना हाथ लहराया, युद्ध शुरू करो मेरे जादुई योद्धाओं। अगले ही पल जमीन पर पड़ी लाशें तुरंत गायब हो गईं। जादुई योद्धाओं ने अपने पंजे फैलाकर बाकी गोब्लिन सेना पर हमला कर दिया। बगल में खड़ा काल खुश नहीं था। आप किस तरह का दिखावा कर रहे हैं? सब कुछ तो मेरे बुलाने से हो रहा है। कम बकवास करो, जल्दी करो और मेरे लिए और जादुई योद्धाओं को बुलाओ। लेकिन दोनों ने जो नहीं सोचा था वह ये था कि अगले ही पल गोब्लिन दानव योद्धा जलने लगे और कुछ ही सेकंडों में दर्जनों दानव योद्धा कोयला बन गए। तो गोब्लिन जादूगर ही थे जो जादुई योद्धाओं को नुकसान पहुंचा सकते थे। काल ने कहा कि अब मुख्य बात यह है कि पहले इन जादूगरों को मार गिराया जाए, वरना जादुई योद्धा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे ही दोनों रणनीति बनाने पर चर्चा कर रहे थे, लियू सू न जाने कब से गोब्लिन जादूगरों के सिर के ऊपर आ गया और अगले ही पल सीधे नीचे कूद पड़ा। बस एक झटके के साथ गोब्लिन जादूगरों ने अपना बचाव किया। चे चेंग ने अब और संकोच नहीं किया और आत्मा की आग को प्रभावित किया। गोब्लिन इस क्षमता के लायक नहीं थे। अफेई एक कार्ड इस्तेमाल करता है। तुरंत गल्प कौशल का इस्तेमाल करते हुए गोब्लिन वुशी की जादुई शक्ति को अपनी बॉडी में खींच लेता है। तुरंत गल्प चिल्लाते ही सोल फ्लेम जल उठता है और सैकड़ों गोब्लिन तुरंत आग की लपटों से घिर जाते हैं। अच्छे तरीके से खाओ, कार्चेंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही गोब्लिन से मुकाबला जारी रखो। लेकिन अचानक योसुल ने मुड़कर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। कार्चेंग ने चिंतित होकर पूछा, योसुल क्या तुम ठीक हो? योसुल ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसकी तलवार से बिजली की चमक उठी और तुरंत खून जैसी लाल रंग की बवंडर में बदल गई, जिसने गोब्लिनों को अपनी चपेट में ले लिया। तभी कार्चेंग को पता चला कि योसुल की तलवार से निकलने वाली खून की यह गंध आम नहीं है। हालांकि वह अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। योसुल के शरीर पर एक लाल रंग की रोशनी थी और आंखों में एक अजीब चमक। उसका शरीर लगातार खून की एक तीखी गंध छोड़ रहा था। ये पहले वाले योसुल से बिल्कुल अलग लग रहा था। ये देखकर कार्चेंग चिल्लाया, योसुल। लेकिन योसुल ने फिर भी कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर कार्चेंग को देखकर मुस्कुरा दिया। अचानक योसुल की तलवार कार्चेंग की छाती की ओर तेजी से बढ़ी। कार्चेंग ने तुरंत खुद को बचाया और चिल्लाया, योसुल तुम ये क्या कर रहे हो? उसके बाद कार्चेंग ने देखा कि योसुल ने उसकी तलवार से उसके पास की इमारत को काट दिया और अगले ही पल धुएं के गुबार से घिरे हुए योसुल ने अपनी तलवार से कार्चेंग की तलवार को भी काट दिया। ये चैनसीदा, ये तलवार इतनी शक्तिशाली कैसे है? योसु आखिर कौन है? ये जो अचानक क्रोधित हो गया है, इसे वह भी क्यों नहीं रोक पाया? इसके बाद योसु जोर से दहाड़ा और उसने अपने रक्तपात में युद्ध करने के कौशल का प्रदर्शन किया। चे चेंग यू के सिर पर प्रहार किया। चे चेंग यू ने अपनी तलवार से खुद को बचाया, लेकिन तुरंत पीछे हट गया। उसने अपने चेहरे का मुखौटा उतारते हुए चिल्लाकर कहा, योसु मैं चे चेंग यू हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? लेकिन जवाब में योसु बिल्कुल शांत था। ऐसी आपात स्थिति में वह केवल रक्तपात के हमलों को रोकने के लिए अपनी जादू की छड़ी का उपयोग कर सकता था, लेकिन रक्तपात का दबाव चे चेंग यू की सहनशक्ति से कहीं अधिक था। वह इसकी असली शक्ति को बिल्कुल नहीं रोक पाया। अगले ही पल योसु के रक्तपात ने चे चेंग यू पर सीधे हमला किया। कार ने चिल्लाकर चे चेंग यू को पुकारा जो धुएं और धूल में ढका हुआ था, छोटे क्या तुम ठीक हो? योसु तुम क्या कर रहे हो? चे चेंग यू को महसूस हुआ कि कार आ गया है। उसने जोर से खांसी की, मैं ठीक हूँ, बस मर नहीं सकता। बस योसु इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि मेरे पास उसे रोकने का कोई साधन नहीं बचा। ये सब कहने के बाद योसु धूमिल से बाहर आया, चे चेंग यू की ओर देखा और उसके पूरे शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। उस समय चे चेंग यू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, कार तुम जाओ और उन दानवों को देखो, मैं इस योसु को खत्म कर दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम योसु हो या कोई और, मैं तुम्हें चुनने के लिए कह रहा हूँ, या तो मर जाओ या आत्मसमर्पण करो। ये कहकर वह योसु की ओर दौड़ा। साथ ही उसने अपनी राक्षस कलाओं का उपयोग किया, भविष्य की लड़ाई की भविष्यवाणी की और अपनी पिछली लड़ाई के कौशल के साथ उस पर हमला किया। उन्हें बताओ, योसु के हाथ में जो तलवार है वह एक प्रहार से उसे काट सकती है। योसु, हालांकि मुझे तुम्हारी वर्तमान स्थिति पर दया आती है, लेकिन हमारा रिश्ता यहीं तक सीमित है। उन्होंने युद्ध की भविष्यवाणी के समर्थन के साथ गदा को हवा में लहराया और उसे नीचे पटक दिया। जैसे ही गदा योसु के सिर को कुचलने ही वाली थी, योसु के होश अचानक वापस आ गए और उसने चिल्लाकर कहा। वाहन ने आक्रमण को रोकने के लिए अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन इसी एक सेकंड के कारण तीव्र प्रहार के नीचे गदा को योसु ने एक हाथ से पकड़ लिया। वाहन अचंभित रह गया, क्या ये योसु की युद्ध भविष्यवाणी थी? इसके बाद योसु ने वाहन पर व्यंग्य किया, शायद मन में सोच रहा था, गुआंगडोंग के सामने तलवार चलाना बहुत बड़ी मूर्खता है। फिर उसने वाहन के शरीर पर एक जोरदार प्रहार किया और उसे कुछ मीटर दूर फेंक दिया और उसके मुंह से खून निकल आया। इस समय वाहन पूरी तरह थक चुका था और वह केवल अपने हाथों से खुद को सहारा दे पा रहा था। अगली ही क्षण योसु को होश आ गया और उसने देखा कि वाहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने जमीन में हजारों काले हाथों वाली मृत आत्माएं उभर आई थीं। वाहन ने धीरे से फुसफुसाया, जमीन के नीचे दबे मृत आत्माओं, इन्हें कुचल दो। इस क्रूरता को देखकर मृत योद्धा सीधे योसु के पैर पर झपट पड़े और योसु को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। अगले ही क्षण योसु की आंखें अचानक फैल गईं और वह फिर से चेतना खो बैठा। फाफा की चीख के साथ चे चेंग ने हमला किया। ये पहले ही चे चेंग और उसके करीब पहुंच चुका था। बोते मियाओ ने तो ये भी नहीं देखा कि डेथ स्पिरिट योद्धा का वध कैसे हुआ।
क्या उसने भी कॉम्बैट प्रिडिक्शन का उपयोग किया? अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह योस के रक्तात्मक कब्जे की गति का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए उसने सोचा कि वह केवल ऊपर की ओर भाग सकता है। उसने एक जादुई ऊर्जा तरंग चलाई और धुआं छाते ही तेजी से वहां से भाग निकला, लेकिन ठीक उसी क्षण जब वह भागा उसे आश्चर्य हुआ। इस समय योस तो हमला भी नहीं कर पा रहा था। क्या उसकी सहनशक्ति खत्म हो गई? नहीं, योस की आंखों से खून बह रहा था। क्या उसके शरीर में कुछ गड़बड़ थी? ऐसा लगता है कि यही वह दुष्प्रभाव है जिसे योस ने पहले गलत पूर्वाभास क्षमता का उपयोग करके बताया था। फिलहाल अभी भी मौका है। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। तो मैं तुम्हें एक बार फिर से कॉम्बैट प्रिडिक्शन का उपयोग करने के लिए मजबूर करूंगा। योस ने चेचेंग को देखा और अपना चेहरा नहीं छिपाया, हाथ में तलवार लिए उसे पीछा किया, लेकिन थोड़ी दूर पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया। उसने चेचेंग को चिढ़ाया और इशारा किया। चेचेंग ने अपनी छोटी उंगली से इशारा किया, आओ आओ मुझ पर हमला करो। क्या वह अब और नहीं लड़ना चाहता? क्रोधित होकर योस ने अपनी तलवार उठाई और हमला कर दिया। चेचेंग ने फुर्ती से एक बार फिर से चकमा दिया और योस के घातक वार से बच गया। ठीक उसी समय योस की चेतना फिर से वापस आ गई, लेकिन अचानक दो तरफ से दो तलवार लिए हुए गोब्लिन दिखाई दिए। ये गोब्लिन ज़ोंबी था जिसने तुरंत अपनी तलवार से हमला किया। चेचेंग ने एक पैर पीछे लिया। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, गोब्लिन के जहरीले डंक के जहर से तो बड़े बड़े भी लाचार हो जाते हैं, लेकिन अगर जहरीले डंक से बचना है तो युद्ध के पूर्वानुमान का उपयोग करना होगा, और यही तो चेचेंग और सो शियांग चाहते थे। अगले ही पल बिल्कुल वैसा ही हुआ। चेचेंग ने युद्ध का पूर्वानुमान शुरू किया। योसू ने जोर से चिल्लाकर एक हमला किया, लेकिन पलक झपकते ही चेचेंग ने गोब्लिन के जहरीले डंक से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी तलवार लहराई और चेचेंग की ओर हमला कर दिया। चेचेंग ने फुर्ती दिखाते हुए एक छलांग लगाई और हमले से बच निकला। योसू के पास चेचेंग को सांस लेने का भी मौका नहीं था। उसने एक जोरदार लात मारकर चेचेंग को पीछे की ओर धकेल दिया। ये देखकर चेचेंग भी हैरान रह गया, क्योंकि योसू की इतनी तेज प्रतिक्रिया के आगे उसका कोई भी दांव काम नहीं आ रहा था। वह बस लाचारी से देखता रह गया कि जहरीली तलवार उसकी ओर आ रही है। क्या चेचेंग अब हार मान लेगा या फिर अपनी जान बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? क्या उसका ये दांव भी बेकार जाएगा? जब चेचेंग हार के करीब था, अचानक एक मृत गोब्लिन के डंक ने योसू को छू लिया। योसू हैरान रह गया। असल में चेचेंग ने खुद को गोब्लिन के जहरीले डंक से कटवा लिया था, ताकि वह योसू को बिना किसी बचाव के जहर दे सके। बॉस बताओ मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? इस बार तो मुझे चिकन लेग्स मिलने चाहिए। और तुम मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मैं जहर से बच गया हूँ? जल्दी जाओ और वह डंक वापस लाओ। तुम तो बहुत होशियार हो, है ना? तो चलो फिर से कोशिश करो। अगले ही पल योसू खड़ा नहीं रह सका और धीरे धीरे नीचे गिर गया। चेचेंग ने उसे संभाल लिया। मन में सोच रहा था कि इस जहरीले इंसान को कैसे सबक सिखाया जाए। उसने पहले ही उस जहर को चबाकर उसे अपने शरीर की नसों में फैलने के लिए मजबूर कर दिया था। योसू ने अचानक अपना सिर घुमाया और कोमा में पड़े योसू की ओर देखा। उसके पास जो क्षमता थी उसने चेचेंग को अवाक कर दिया। दृश्य बदलते ही योसू को खून से लथपथ तलवार के साथ गिरते हुए देखा गया। यह उसकी तलवार थी। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। जैसे ही उसने चेचेंग को पकड़ने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। वह व्यक्ति यूसु को घूर रहा था, जो उस पीढ़ी का स्वामी था और वास्तव में एक छोटा भूत था। यूसु ने पूछा, क्या तुम एक भूत हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुमने सिर्फ आधा सच ही सही पहचाना। यूसु ने तलवार को अपने गले के पास महसूस किया। तुम भूत कबीले के वंशज हो, मुझे चेतावनी न देने के लिए मुझे दोषी मत ठहराना। अगर अगली बार तुमने अपनी तलवार निकाली तो मैं सीधे तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगा। जैसे ही वह शांत हुआ, यूसु ने अपनी आंखें खोली। चेचेंग ने कहा, जल्दी देखो, यूसु जाग गया है। चेचेंग ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? यूसु ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद वे तीनों 6 मंजिला गॉड टावर शहर पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि शहर में रुककर यूसु को थोड़ी शक्ति वापस पाने का मौका दिया जाए, ताकि वे 10वीं मंजिल तक पहुंच सकें, लेकिन पहले उन्हें 9वीं मंजिल के बॉस को हराना था। कार्ल ने कहा कि 9वीं मंजिल का बॉस एक दानव योद्धा है। यूसु ने कहा, तो ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा हम साथ चलेंगे। चेचेंग ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया और कहा, हमें अलग अलग काम करना चाहिए। यूसु हैरान रह गया, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? चेचेंग ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि 5वीं मंजिल के महल में तुमने क्या किया था? तुम्हारी तलवार वास्तव में एक जादुई हथियार है। ये शक्ति तुम्हें देने के साथ ही यह तुम्हारी चेतना को भी खा रही है। यदि तुम अपनी चेतना खो देते हो तो तुम मुझे भी मारने के करीब पहुंच जाओगे। यदि तुम इस शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर रहे तो 100 स्तरों से पहले ही तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। इसलिए यदि तुम हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो तुम्हें इस अस्थिर शक्ति को पूरी तरह छोड़ना होगा। अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से श्वेता के 10 स्तरों को खोजो, समझा? मैं निश्चित रूप से श्वेता के 10वें स्तर तक पहुंचने और भाई के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करूंगा। उसके बाद दोनों उठे और यूसु को अलविदा कहा। रवानगी के समय उसने उसे एक ढाल दी। यदि तुम दूसरों के सामने अकेले हो तो दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम एक भूत के सदस्य हो, तो बेहतर होगा कि हम अभी के लिए अलग हो जाएं। भाई पहले चला गया। दोनों ने यूसु को अकेले जाते हुए देखा और यह बहुत दुखद था। चाहे कितना भी समय लगे, हम तुम्हारा 10वें स्तर पर इंतजार करेंगे। इसके बाद दोनों श्वेता के 9वें स्तर की ओर बढ़ गए। 3 दिन बाद दोनों सीधे श्वेता के 9वें स्तर पर पहुंच गए। सामने ही एक गोब्लिन आधा मानव बॉस खड़ा था, जो सामान्य गोब्लिन से थोड़ा अधिक मस्कुला था। उसने तुरंत भूत का मुखौटा पहना और युद्ध के लिए तैयार हो गया। ये गोब्लिन बॉस, जिसे तुम मामूली समझते थे, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अचानक एक आवाज के साथ उसने गोब्लिन बॉस के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, फिर हवा में छलांग लगाकर उसे एक जोरदार लात मारी। गोब्लिन बॉस जमीन पर गिर गया। तभी काल ने याद दिलाया कि मौत की आत्मा को पकड़ना मत भूलना, हमें कुछ आधे मानव भूत सैनिकों को बनाना होगा। अब दोनों के लिए इन शिकारों को नियमित काम में बदलना आसान हो गया है। तभी काल ने अचानक पूछा कि क्या तुम यूसु के प्रति बहुत सख्त नहीं हो रहे हो? जब आप अगली बार उससे मिले तो मेरी आलोचना करना, इसलिए बेवकूफों की तरह वहां खड़े न रहें। जल्दी से मेरे लिए और कुछ अर्थ पशुओं को पकड़ लाएं। काल तुरंत गुस्से से तिलमिला गया। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? जैसा कि तुम कहते हो, मेरे कोई माता पिता नहीं है। ये सुनकर काल स्तब्ध रह गया। क्या इसका मतलब चेचेंग और यूयू दोनों अनाथालय में पले बड़े थे? काल ने तुरंत चेचेंग के कंधे पर हाथ रखा। ये भी कोई तरीका नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, चेचेंग ने अपना मुंह बंद कर दिया। विषय बदलो और जल्दी जाओ, मेरे लिए अर्थ पशुओं को पकड़ो। छोटे लड़के, तुम बहुत बदतमीज हो। इधर आओ, अंकल को गले लगाओ। काल, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे किसी की सहानुभूति पसंद नहीं है। चेचेंग और यूयू ने अर्थ पशुओं के हथियारे की उपलब्धि हासिल कर ली। उसके बाद वे टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से देव टावर की 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। सिस्टम ने चेतावनी दी कि बॉस को हराने के बाद ही आप 10वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा आपको जबरन 9वीं मंजिल पर वापस भेज दिया जाएगा। काल हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने पाया कि जो खिलाड़ी इस स्तर को पार कर चुके थे, उन सभी ने इसे पूरा करने में कम से कम 1 मिनट का समय लिया था। उनमें से अधिकांश के पास कोई नाम नहीं था और वे सभी 4 प्रमुख शाही परिवारों के घमंडी लोग थे। क्यों न आज हम रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करें? यह एक बहुत अच्छा विचार है। चुनौती शुरू होने से पहले सिस्टम चुनौती देने वालों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देता है। 1 मिनट बाद सिस्टम बॉस को बुलाना शुरू कर देगा। काल, एक बार बॉस दिखाई दे तो तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल करना।
तुम उसे वश में कर लो। अब इसके बाद हम तैयारी करते हैं हत्या की मुहर को पूरी तरह खोलने की। मैंने देखा कि चेचेंग अपने दाहिने हाथ से अपनी उंगलियों पर एक विशेष छाप लगा रहा है। हथेली को केंद्र मानकर एक रहस्यमयी शक्ति चारों ओर फैल गई। अगले ही पल जादू की लंबी गदा जो ऊर्जा से बनी थी प्रकट हो गई और उसने चुपचाप मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ये तुम्हें मौत के राजा की शक्ति का अनुभव कराएगा। तत्व, प्रवेश, चपलता, दृढ़ता, घातक, 5 अलग अलग रंगों के गुणों ने जादू की लंबी गदा को घेर लिया। मैं लगभग इसे भूल ही गया था। मंत्र, जादू, अगले ही पल गदा के बालों से बिजली की कड़क के साथ काली बिजली टकराई। उसके बाल कांप रहे थे जैसे वह किसी योद्धा की प्रतीक्षा कर रहा हो जो अपने मालिक के आदेश की प्रतीक्षा में तैयार है। चलो मैं देखता हूँ कि तुम 4 बड़ी शाही कबीलों के उत्तराधिकारी वास्तव में कितने सक्षम हो। तभी जमीन फटने की गूंज सुनाई दी। मूल्यांकन शुरू होता है। राजा राक्षस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। किसने मेरी इस सुंदरता में बाधा डाली? क्या तुम एक नश्वर इंसान हो जो अपनी मौत को बुलाने के लिए तैयार हो? ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो। योद्धाओं, मेरे सामने इस राक्षस को धूल चटा दो। पल भर में वह राक्षस राजा काल की आत्मा की बेड़ियों में जकड़ गया। चेचेंग और जियांजुंग तुरंत चिल्लाए। गंगनील लंबी गदा बिजली की तरह राजा राक्षस की ओर बढ़ी और सीधे राजा के सिर में जा घुसी, जिससे वह तुरंत फट गया। अगले ही पल छोटे पहाड़ जैसा राजा का शरीर गिर गया और चेचेंग के सामने आ गिरा। सिस्टम का संदेश, आपने 10 स्तरीय परीक्षा पास कर ली है। क्या आप अपनी उपलब्धि को रिकॉर्ड करना चाहते हैं? मैंने देखा कि तो ठीक है, चलो विनाश का रास्ता चुनें। उसी समय 8वें छोटे शराबखाने में लोग चर्चा कर रहे थे। विनाश करने वाले इस आदमी ने केवल 1 सेकंड में 10 मंजिलें पार कर लीं। उस समय यूसु ने भी अविश्वास से अपने सामने की स्क्रीन की ओर देखा। चेंग यू भाई, आप हमारा इंतजार करें, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। ये सुनकर काल उत्तेजित होकर चिल्लाया, हाँ, इसने वास्तव में 4 बड़े शाही परिवारों के रिकॉर्ड को ताज़ा कर दिया है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे पिछली पीढ़ियों के मृत्यु जादूगर भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि चेंग यू ने केवल ठंडे स्वर में कहा, क्या पिछली पीढ़ियों की मृत्यु जादूगरों की उपलब्धि केवल आप और मैं ही है? इसे अभी मत मानो, अभी भी बहुत कुछ है जिसका हमें सामना करना बाकी है। दृश्य बदलता है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी स्क्रीन को घूर रहा है। यह विनाश है, ठीक है, यह दिलचस्प है। इसके बाद दोनों 10 मंजिलों वाले सबसे बड़े शहर में आए, जो 100 मंजिलों के भीतर सबसे बड़ा शहर है। पृथ्वी के टेलीपोर्टेशन सरणियों की ओर ले जाने वाला रास्ता यही है। इस प्रकार कई लोगों ने यहाँ व्यापारिक क्षेत्र बनाया जो ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं। दोनों जहाँ भी गए वहाँ सभी प्रकार की दुकानें, किले और होटल थे। काल ने भ्रमित होकर पूछा, अरे छोटे आदमी, ये सब किस परिवार की संपत्ति है? चेंग यू ने धीरे धीरे समझाया, ये सब स्वर्ण वाणिज्यिक चैम्बर की संपत्ति है। ये टॉवर में सबसे बड़ा वाणिज्यिक चैम्बर है जो दशकों पहले दिखाई दिया था। स्वर्ण वाणिज्यिक चैम्बर के मालिक का नाम फोमिंग है, जो टॉवर के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टॉवर में बहने वाली लगभग सभी चीजें उनके हाथों से होकर गुजरती हैं। ये सुनकर काल ने हैरान होकर पूछा, तुम ये कैसे जानते हो? इतने सारे? चे चेंग यू ने कहा कि इस बार आने का उद्देश्य प्रायोजक खोजना है। उस समय काल ही एक घूंट पानी पी रहे थे। प्रायोजक? कौन सा प्रायोजक? चे चेंग यू ने उन सभी ब्रांडों की ओर इशारा किया जो स्वर्ण के थे। ये पूरी सड़क पर जो ब्रांड लगे हैं वे हमारे भविष्य के प्रायोजक हैं। ये सुनकर काल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। जो ब्रांड तुम कह रहे हो, क्या वह तो नहीं है? बिल्कुल सही, मैं जिस प्रायोजक की तलाश में हूँ वह स्वर्ण है। स्वर्ण व्यापार संघ में जब तक तुम उचित मूल्य दोगे किसी भी मूल्यवान वस्तु का व्यापार किया जा सकता है। नमस्ते महोदय, वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए पहले अपना नाम दर्ज करना होगा। चे चेंग यू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने राक्षस का मुखौटा निकाल लिया। कृपया अपनी भाषा को व्यवस्थित करें। क्या आप वास्तव में दंतकथाओं के राक्षस हैं? राक्षस, मुखौटा, क्या मुझे अपना नाम दर्ज करना होगा? उसने अपना बैग खोला और सारी सोने की पट्टियां बाहर निकाल दी। व्यापारी घबरा गया। महोदय, आप इतना बड़ा लेनदेन करने के लिए क्या खरीदना चाहते हैं? मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? मुझे खेद है, ये लेनदेन नहीं हो सकता। सबसे पहले हमारे स्वर्ण व्यापार संघ के बॉस बहुत व्यस्त हैं। दूसरा, हालांकि 3000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत हैं, लेकिन ये हमारे बॉस का समय खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। चेंग यू थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो हमें कितना पैसा चाहिए कि हम आपके बॉस से मिल सकें? दृश्य बदलता है और चे चेंग यू दूसरी मंजिल के एक निजी कमरे में पहुंचते हैं। मैं स्वर्ण व्यापार संघ का 10वां अध्यक्ष हूँ, काफी आपके सामने वर्तमान समय के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो घोस्ट मिस्टर, सुना है आप हमारे किंफू बॉस से मिलना चाहते हैं? कार चेंग ने तुरंत चारों ओर देखा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि वह यहाँ नहीं है। क्षमा करें घोस्ट मिस्टर, आपकी दिखाई गई राशि शायद पर्याप्त नहीं है। मुझे डर है कि यदि ऐसा है तो पाफेई को बुलाना होगा। आप उसे पहले यहाँ लाएं। मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे ही वह मुझे देखेगा वह निश्चित रूप से मेरा प्रायोजक बनना चाहेगा। छोटे, क्या आपको नहीं लगता कि आपका रवैया बहुत अहंकारी और आत्म केंद्रित है? भले ही आपकी प्रसिद्धि अभी बहुत अधिक है, लेकिन इस वजह से हमारे बॉस से मिलना, मुझे डर है कि कुछ लोग इसे अत्यधिक कहेंगे। उसी समय जादू की एक रेखा पहले से ही पाफेई के हाथों में दिखाई दी। ये पाफेई का म्याऊसी कौशल है जो किसी भी जादू की रेखा से बंधे लक्ष्य को नियंत्रित कर सकता है। मुझे खेद है घोस्ट मिस्टर, मुझे शायद आपको आमंत्रित करना होगा। कार चेंग ने अपने सामने जादू की रेखा को देखा। अहंकार, आत्मा केंद्रित। चलो एक हाथ पकड़ो पाफेई द्वारा जारी की गई जादू की रेखा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अहंकार और आत्मा केंद्रित क्या है। ये पाफेई के चेहरे पर एक झटका है। यह उन खिलाड़ियों के कौशल का सामना करने के लिए है जो 180 स्तर तक पहुंच चुके हैं। एक 10वीं स्तर के खिलाड़ी जिसने अभी अभी टॉवर पर चढ़ना शुरू किया है, वह इसे कैसे झेल सकता है? कार चेंग ने अनिच्छा से थोड़ी सी मुस्कान निचोड़ी। छोटे, तो फिर हम ऐसा कैसे करें? कार चेंग ने पाफेई को दोनों हाथों से जोड़ते हुए देखा और अचानक एक झटके के साथ गायब हो गया। उसके बाद दोनों एक बंजर दुनिया में आ गए। छोटे, तुम्हें ये पहली बार देखना चाहिए, है ना? ये है। उसके शब्द पूरे होने से पहले कार चेंग ने उसे बाधित किया। आंतरिक दुनिया, आपने हमारी आत्मा को अलग कर दिया और एक पूरी तरह से नई अनंत दुनिया बनाई। पाफेई के चेहरे पर अविश्वास था। एक 10 स्तरीय खिलाड़ी का कौशल। खिलाड़ी आंतरिक दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ केवल अनुभव और आत्मा की शक्ति का उपयोग करके ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें हमारे मालिक से मिलने का मौका दूंगा। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, बैंगनी जादू की अनगिनत रेखाओं ने उस व्यक्ति को लपेट लिया और वह हिलने में असमर्थ हो गया। लेकिन उसने हल्के से कहा, यह वही है जिससे तुम डरते हो। क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? तुम्हारी क्षमता बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से बेकार है। उसने अपने शरीर की जादुई रेखाओं को काट दिया। और क्या तरकीबें हैं, सब बाहर लाओ। पाफेई ने सामने वाले आदमी को स्तब्ध होकर देखा। इस व्यक्ति के पास कम से कम 200 स्तर से ऊपर के खिलाड़ियों की मानसिक शक्ति है। ये कैसे संभव है? पाफेई ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी क्षमता मेरे बराबर है। जैसे ही उसने ये कहा, अराजक दुनिया से एक के बाद एक आत्माओं के बिना कठपुतलियां रेंगने लगी, लेकिन आंतरिक दुनिया में अनुभव ही शक्ति है। ये सब अतीत के अनुभव से बुलाए गए कठपुतली हैं। ये सभी कठपुतलियां जादू को इंजेक्ट करके मानव जैसी कठपुतलियों में बदल दी गई हैं और प्रत्येक के पास 50 से अधिक स्तर के खिलाड़ियों की क्षमता है। इसलिए जिस क्षण से तुमने इस आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया, हार जीत पहले ही तय हो चुकी है। घोस्ट सर, चिंता न करें, यहाँ लगी चोटें आपके शरीर में स्थानांतरित नहीं होंगी। ऐसा लग रहा है कि यह लड़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन अगले ही क्षण वे मानव जैसी कठपुतलियां सीधे नष्ट
हो गई। ये कैसे संभव है? उस लड़के ने जादू का इस्तेमाल किया और उसके तुरंत बाद ही एक प्राचीन और भयानक गर्जना के साथ एक दानव सामने आया। एक हाथ में लाठी लिए पूरे शरीर से मौत का साया फैलाने वाला एक कंकाल जादूगर पाफेई के सामने प्रकट हुआ। एक कंकाल जादूगर 100 स्तर का बड़ा दानव, ये यहाँ कैसे आया? चे चेंगेयू ने शांत भाव से कहा और पाफेई की ओर देखकर बोला, तो तुम अपने आंतरिक संसार में मृतकों को बुलाना चाहते हो? इतनी मेहनत क्यों? तुम्हारा मृत सैनिकों का दल बस सामान्य है। मुझे लगता है कि तुमने कभी असली मृत सैनिकों का दल नहीं देखा है। तुरंत ही उसने पाफेई को ललकारा और कहा, अब बताओ कि असली मृत सैनिकों का दल कैसा होता है। अगले ही पल पूरे आंतरिक संसार में मौत की एक लहर दौड़ गई। एक विशाल मृत दानव शून्य से प्रकट हुआ, यहाँ तक कि चारों बड़े वंशों की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। उस समय पाफेई ने पूरी तरह से हार मान ली थी। एक कंकाल जादूगर और उसमें किंवदंती के चारों बड़े वंश और कुछ ऐसी शक्तिशाली चीजें जो पहले कभी नहीं सुनी थी। यह विनाशकारी है। तुम कौन हो? पाफेई अपने घुटनों पर गिर पड़ा और चे चेंगेयू के सामने गिड़गिड़ाने लगा, एक 10 स्तर का नया खिलाड़ी मेरे आंतरिक संसार को कैसे नियंत्रित कर सकता है? चे चेंगेयू ने सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और कहा, ढोंग मत करो, अब समय आ गया है कि हम अपनी शर्त पूरी करें। उसने तुरंत ही एक पात्र पाफेई को थमा दिया और कहा कि यदि वह इसका जवाब नहीं देगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। चे चेंगेयू ने आत्मविश्वास के साथ कहा, वह मुझे जरूर जवाब देगा। यहाँ से सम्मानपूर्वक विदा लें। चलिए कार, अब मुझे मेरे साथ किसी और जगह चलना होगा। इससे पहले कि जिंजू मालिक आए, यहाँ इंतजार करना समय की बर्बादी है। अचानक दोनों व्हाइट लाइट गिल्ड माउंटेन विलेज पहुंचे। बस एक धमाका सुनाई दिया और गिल्ड का गेट एक जोरदार धक्का देकर खोल दिया गया। व्हाइट लाइट गिल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मदद? मैं व्हाइट लाइट गिल्ड में शामिल होना चाहता हूँ। स्वागत है। क्या आपके पास कोई सिफारिश है या आप किसी के जरिए आए हैं? नहीं, मैंने बस सुना है कि आपका गिल्ड बहुत शक्तिशाली है, इसलिए देखने आ गया। दो महिलाएं व्हाइट टीथ ने देखा कि यह एक नौसिखिया था जो कुछ नहीं जानता था। पीले बालों वाली महिला ने बिना किसी परवाह के कहा, गिल्ड में शामिल होने से पहले अपनी कुशलता दिखाओ। चेचेंग ने तुरंत एक सोने का सिक्का निकाला। इसे देखो। दोनों महिलाओं की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने केवल 2 उंगलियों से सिक्के को 2 हिस्सों में मोड़ दिया था। ये तो बस छोटी सी कला है, मेरे पास और भी जादुई तरकीबें हैं। उसने अपने हाथों में एक जादुई आग जलाई। यह व्यक्ति अगर अच्छा करे तो गिल्ड का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन सकता है। पीले बालों वाली महिला ने कहा, ये देखने में काफी अच्छा है और कौशल भी है। चेचेंग ने उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। नाटक शुरू होने वाला था, तभी एक आदमी ने अंदर आकर बताया कि बाहर बहुत सारे राक्षस गांव को नष्ट कर रहे हैं। सुनहरे बालों वाली महिला ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अच्छी बात है, मेरी मालकिन की अच्छी बात है। 50 से अधिक खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा हुए और जल्द ही भीड़ ने सीसी घटना के स्रोत का पता लगा लिया। काल ने निडर चेहरे के साथ सामने देखा, यह आदमी बहुत सारे गांवों को नष्ट कर दिया, लेकिन अभिव्यक्ति इतनी अजीब क्यों थी? व्यंग्य का शाप। मुझे लगा कि मेरे पूर्वजों के पहले मरे हुए जादूगरों का नाम उसके हाथों में बर्बाद हो गया। इसी समय व्यंग्य और भी पागल हो गया, जो मुझे बाकी संघ के नामों और विशिष्ट स्थानों के बारे में बता रहा है। मुझे इन जानकारी की जरूरत है उन्हें नष्ट करने के लिए, लेकिन यह व्यक्ति इतना बेईमान है कि तुम खुलेआम चुनौती देने के लिए साहस करते हो। क्या तुम जीवित बाहर नहीं जाना चाहते हो? ये तावत मुझे चिंता है, अब अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना बेहतर है। और उसने अपने दोनों हाथों से गले लगा लिया। यह व्यक्ति तुरंत उसके हाथ तक पहुंच गया और उसे मेज पर छोड़ दिया। शुक्र है कि केवल मरे हुए लोग ही रहस्य रख सकते हैं। तुरंत टेबल से कागज उठाए। ये संघ की सूची में अभी भी है। केन और काइल, आप मेरी प्रतिशोध का इंतजार करें। मैं धीरे धीरे आप लोगों के अस्तित्व के आधार को नष्ट कर दूंगा, फिर इस संघ को पूरी तरह से मिटा दो। फिर देखो, अध्यक्ष संघ मेज पर दस्तावेजों को देख रहा है। उन्होंने रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? और उसने पत्र के साथ ही साथ अपनी आंखों को बढ़ाया। राक्षस, इस व्यक्ति को ये बात कैसे पता चली? इसी समय अध्यक्ष संघ बेकट को पता चला कि यह घटना एक हो सकती है। चे चेंग यू को गुमराह किया। फिर उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि उसकी दोनों महिला सहायकों की विशेषता क्या है। नाक ऊंची और तीखी, एक सुंदर लड़का, नाक गोल और छोटी बदसूरत। ये सुनकर भीड़ को समझ में आया कि वे चे चेंग यू द्वारा किए गए भ्रमित जादू से प्रभावित थे, ठीक जैसे चे चेंग यू कहना चाहते थे कि वह सब कुछ जानता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। काल ने बुरा संकेत दिया। क्या वे पकड़े गए? चे चेंग यू ने कहा कि वह 3 तक गिनेगा और काल दरवाजे पर आने वाले को पकड़ेगा। चे चेंग यू चुपचाप दरवाजे की ओर गया। 3, 2, 1। काल ने तुरंत दरवाजे के बाहर वाले को पकड़ लिया। आत्मा की जंजीरें कस गईं और उसने उसे अंदर खींच लिया। उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस स्वागत कक्ष का रिसेप्शनिस्ट था। उसने चे चेंग यू को बताया कि उसके मालिक उसे 10वीं मंजिल पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कवच पहने हुए पहरेदार खड़े थे। चे चेंग यू ने पूछा, क्या ये पहरेदार मेरा स्वागत करने के लिए हैं? मालिक धीरे धीरे बाहर आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरे सामने आने की हिम्मत करोगे, लेकिन ये यहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई भी इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। चे चेंग यू मुस्कुराए। बहुत समय बाद दिखे मेरे पुराने दोस्त जिनफू। जिनफू ने गार्डों को आदेश दिया कि उसे पकड़ लो पर उसे मारना मत। चे चेंग यू ने लड़ाई की स्थिति अपना ली। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, पहरेदारों ने हमला कर दिया, लेकिन वे चे चेंग यू का मुकाबला कैसे कर सकते थे? अरे, इन दोनों के बीच तनाव का माहौल तो पहले ही बन गया था। अगला प्रतिद्वंदी अब आपका है जिनफू। देखते ही देखते चे चेंग यू पर हमला होने ही वाला था कि तभी जिनफू ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके आसपास अनगिनत सोने के सिक्के हवा में तैरने लगे। ये देख चे चेंग यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये कोई शक्ति है? जिनफू की शक्ति सोने के उपयोग और जादू के मिलन से बनी है, लेकिन चे चेंग यू जरा भी नहीं घबराया और एक उड़ान के साथ उसने जिनफू पर हमला कर दिया। क्या आप सिर्फ इतनी ही शक्ति रखते हैं जिनफू? बिल्कुल नहीं, वेइमियन साहब, आप देखिए अब क्या होता है। अचानक जमीन के अंदर से अनगिनत सुनहरी नुकीली चीजें निकलीं और चे चेंग यू की ओर बढ़ गईं। अगर यह किसी को लग जाए तो मौत निश्चित है। तभी जिनफू ने अपना बायां हाथ ऊपर हवा में उठाया और वह सिलसिला रुक गया। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका आया। बहुत जल्दी में है आप। लगता है आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे हैं जिनफू। जिनफू ने बंदूक का ट्रिगर दबाया। जब तक मैं चाहूं तुम बच सकते हो, लेकिन चे चेंग यू ने शांत भाव से कहा, जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता मैं मरने नहीं वाला, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि उस रहस्यमयी चीज का स्रोत क्या है। जिनफू ने तुरंत चे चेंग यू को एक रहस्यमयी जगह में डाल दिया और दरवाजा बंद करते ही वहां अपनी शक्ति से एक सुरक्षा दीवार बना दी। चाहे वह भगवान हो या शैतान, कोई भी अब अंदर नहीं आ सकता। अब आप बता ही सकते हैं कि आपको किसने बताया था कि नीलामी घर का मालिक मैं हूँ? दरअसल नीलामी घर ताने का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन
नीलामी घर कोई भगवान की रचना नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है और नीलामी घर को बनाने वाला इंसान यही वह है किंग फू। यदि यह रहस्य उजागर हो गया तो किंग फू वाणिज्य संघ की जड़ें हिल जाएंगी। चे चेंग यू बस हल्का सा मुस्कुराया, तुम झांसे में आ गए, वास्तव में वह व्यक्ति वहां था ही नहीं। इसे छोड़ो, जब तुम्हारा एक पैर और एक हाथ कट जाएगा तो देखेंगे कि तब तुम ये बकवास कर पाते हो या नहीं। आंखों के सामने शक्ति से बना विशाल दानव चे चेंग यू की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही एक बैंगनी मौत की आत्मा ने उस विशाल दानव पर हमला किया। ये देखते ही किंग फू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दृश्य इतना परिचित क्यों लग रहा है? असल में चे चेंग यू ने काल को बुला लिया था, केवल एक डेथ किंग की मौत की आत्मा को बुला सकता है। तुम असल में कौन हो? चे चेंग यू ने धीरे से अपना नकाब उतार लिया। क्या अब तुम मुझे पहचान पाए, किंग फू? इसके बाद उसने वह डरावना मुखौटा दिखाया। गरीब शैतान, अब तुम्हें कर्ज चुकाना होगा। किंग फू का चेहरा जम गया। चे चेंग यू, तुम अभी भी जीवित हो? चे चेंग यू ने उसे अपने पिछले 10 वर्षों के दुखों के बारे में बताया। इसका मतलब ये है कि तुम बैर के रहस्यों का उपयोग करके पुनर्जीवित हो गए। काल को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के के पास इतनी लंबी और कठिन कहानी है, लेकिन किंग फू को अभी भी यकीन नहीं था कि वह असली चे चेंग यू है। अब तुम्हें मुझे अपना असली मकसद बताना होगा। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें और मुझे प्रायोजक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हैं। तुम्हारी मांग कैसी है? जैसे यह वाणिज्य संघ तुम्हारा है। क्यों नहीं? पहले तुम केवल एक आवारा व्यापारी थे, फिर किसने तुम्हें ताने ऊंचे स्तर का सामान लाकर दिया? वह मैं था, चे चेंग यू, इसलिए मैं भी अब मालिक हूँ। वह शंघाई के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है। जिन्फू ने ठंडी आवाज में कहा कि यह व्यक्ति बहुत ही बेशर्म है, जैसे कि चेंग चेंग यू। भले ही आप वास्तव में चेंग चेंग यू हैं, फिर भी आपको इनाम देना होगा। तो आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मुझे क्या मिलेगा? आपको उन सभी निष्कर्षों का संग्रह प्राप्त होगा जो मुझे ज्ञात जानकारी से मिले हैं। कैसा है? ठीक लग रहा है? तो आइए देखें कि यह वास्तव में कितना मूल्यवान है। 9 सितारा शक्तियां पूरे शंघाई के शेता गॉड टावर के संतुलन को हिला सकती हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है और वे आसानी से किसी के सामने झुकते नहीं हैं। एक आदमी भी 9 सितारा शक्तियों में से एक था और उसकी ताकत अन्य 8 सितारों से ऊपर थी। केवल अपनी ताकत के दम पर वो शंघाई के 600 मंजिला गॉड टावर के पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें अन्य 8 सितारों ने मिलकर मार डाला था। तो 7 सितारा के पीछे इससे भी डरावनी ताकतें थीं, जो अन्य 8 सितारों को नियंत्रित कर सकती थीं। शंघाई के अंदर केवल 4 ऐसी शक्तियां हैं जो ऐसा कर सकती हैं। जिन्फू ने अपना मुंह खोल दिया। क्या ये कीर्तनदेव का 4 महान शाही परिवार है? चेंग चेंग यू ने समझाया। 4 महान शाही परिवार अपनी प्रजाति की श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं। यदि टावर में कोई अन्य प्रजाति उनसे बेहतर होती है तो उन्हें लगेगा कि उनकी श्रेष्ठता खतरे में है, इसलिए उन्हें अपनी प्रजाति के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी प्रजाति को खत्म करना होगा। जो लोग अलग हैं, जैसे 9 सितारा के उच्च स्तरीय नेता, उन्हें खत्म करना होगा। जिन्फू ने संदेश के साथ कहा, ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं है। चेंग चेंग यू ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम 100 मंजिला भूतिया गांव के बारे में जानते हो? वे भी मेरी तरह थे, उन्हें भी मार डाला गया। जिंगल और मैं भूत जनजाति के एकमात्र जीवित बचे सदस्य को पहचानता हूँ। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता, जिन्फू? ऐसे हूँ युवा और भयानक समय में भूत जनजाति ने एक बच्चे को एक तलवार के साथ जीवित रहने दिया। तभी जिन्फू को अचानक एहसास हुआ, इसलिए भूत गांव का नरसंहार सिर्फ उस बच्चे और उस रक्त के लिए था। उस छोटे भूत को मारने के लिए पूरे भूत गांव का सफाया कर दिया गया। लेकिन ये जीवित बचा हुआ छोटा भूत मेरे जैसा है। भविष्य में ये 4 महान कुलों की शक्तियों के लिए खतरा पैदा करेगा और मेरा लक्ष्य है कि मैं 9 सितारों वाली गिरोह को मार दूं। अगर इनके पीछे वास्तव में 4 महान कुल हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस 4 महान कुल को मिटा दूंगा जो तुम्हारे माता पिता को मारता है। तो जिन्फू, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा कबीला भी 4 महान कुलों द्वारा मारा गया था। तो अब क्या आपको लगता है कि यह जानकारी मेरे साथ गठबंधन करने के लायक है? योग्य? चे चेंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह वास्तव में एक स्मार्ट विकल्प है। फिर जिन्फू ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, लेकिन आपको साबित करना होगा कि आप चे चेंग यू हैं, अभी। तुरंत चे चेंग यू ने आह भरी, इतनी सारी बातें कहने के बाद भी क्या तुम्हें मेरे साबित करने की जरूरत है? ठीक है, और थिंग वेशु, दृष्टि ही सत्य है, इसलिए आपको ये साबित करना होगा। चे चेंग यू असहाय था। उसे बा र को अपनी पहचान साबित करने के लिए बाहर आना पड़ा, लेकिन बा र ने कहा कि उसे पहले हाथ मिलाना होगा और अपनी पहचान साबित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे कम से कम 3 बार करना होगा। चे चेंग यू ने तिरस्कारपूर्वक अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। क्या 3 बार काफी है? बा र ये जानते हुए कि ये 10,000 दुष्टों की दुनिया है, उसने इशारा किया कि यही चे चेंग यू है, कोई संदेह नहीं है। बोझे मुस्कुराते हुए बोले, भूतों के राजा, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। जिन्फू, किसी न किसी दिन हम सभी अपनी असली पहचान के साथ खुद को पेश करेंगे। अब मैं प्रायोजक के रूप में जिन्फू से अपनी पहली मांग करने जा रहा हूँ। मुझे बाजार में उपलब्ध सभी तरह के हथियार चाहिए, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा है। जिन्फू ने हैरान होकर पूछा, आपको इतने हथियारों की क्या जरूरत है? क्या आप 10 मंजिला टावर को उड़ाने वाले हैं? चे चेंग यू ने मुस्कुराते हुए अपना बड़ा मुंह खोला। क्या आपने कभी सर्वज्ञ गुरु के बारे में सुना है? जिन्फू ने अविश्वास के साथ चे चेंग यू की जानकारी देखी। उसे यकीन नहीं हुआ कि सर्वज्ञ गुरु वास्तव में एक पेशा है। इसका मतलब है कि वह 18 तरह के हथियारों में माहिर है। भले ही यह हथियार मेरे लिए नया हो, मैं इसे कुशलता से इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। ये सुनकर जिन्फू ने मन ही मन सोचा कि अगर यह सच है तो चे चेंग यू पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि वह अभी कमजोर लग रहा है, लेकिन वह जल्द ही अपनी ताकत से दुनिया को चौंका देगा। इसलिए जिन्फू को अब उसकी छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करना है। इसके बाद उसने व्यवस्था की कि पाफे टावर के सभी हथियारों को खरीदे और उन्हें अलग अलग व्यापारिक नामों से खरीदा गया। दृश्य बदला। योसू अब 10 मंजिला टावर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी सीमित ताकत के कारण उसे 9वीं मंजिल पर ही रोक दिया गया। अपने भाई से दोबारा मिलने के लिए योसू ने खुद को मजबूत बनाने की कसम खाई। तभी सेरेन की आत्मा अचानक प्रकट हुई। क्यों? क्या आप नहीं जानते? आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे अर्थ मानव बॉस को तुरंत मार सकते हैं। किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपने भाई के साथ वादा कर लिया है कि मैं अपनी मेहनत से खुद को शक्तिशाली बनाऊंगा। जैसे ही दृश्य बदलता है, पाफे एक कपड़ा निकालती है और संकेत देती है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वह कपड़े में है। रथ और इलिन ने गुस्से में जिन्फू की ओर देखा। क्या हुआ? जिन्फू ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अंतरआयामी कोट है। कोट के अंदर अंतरआयामी स्थान जुड़ा हुआ है। यदि आप सामान रखना चाहते हैं तो इसकी क्षमता साधारण बड़े गोदामों के बराबर है। आप अपनी पसंद के अनुसार तापमान, रंग और आकार बदल सकते हैं। ये चीज बहुत दुर्लभ है, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करें। जिस पर आपको पछतावा है वह आप हैं। भविष्य में मेरे सभी खर्चों का भुगतान आपको ही करना होगा। तब शेंगाई ने 2 छोटे भाइयों के साथ शेंगाई की 10वीं परत पर कदम रखा। आखिरकार वे शेंगाई की 10वीं परत पर पहुंचे। ये सफेद प्रकाश के गुण का मैदान है और वह राक्षस जो भूतों का सामना कर रहा था उसने मुझे धमकाया। अगर मैं उसे फिर से देखूं तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वे तीनों गुण के दरवाजे पर आए तो उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। सफेद प्रकाश गुण की इमारत जलकर राख हो गई थी। गुण के बाकी लोग भी 30वीं मंजिल पर चले गए थे। जब तीनों ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, तभी अचानक एक सफेद छोटी लोमड़ी उनके सामने आई। मैंने देखा कि छोटी लोमड़ी अपना सिर हिलाते हुए उनकी ओर आ रही है।
ये शेंगाई के लिए सबसे गुस्सा दिलाने वाला पल था। उसने अपनी लात मारी और छोटी लोमड़ी को भगा दिया। मैंने तुम्हें बाहर उड़ा दिया। तुम ये बिना आंख के सामान देख नहीं सकते कि तुम्हारा मालिक बहुत परेशान है। ठीक उसी समय इको की टांगे 4 गुना मोटी हो गई और उसने स्पिरिट टूल को आधा तोड़ दिया। तुरंत ठंडा पसीना निकल आया और केवल चिल्लाने की आवाज आई। कौन चोरी छिपे हमला कर रहा है? अंधेरी गली में अचानक एक काला साया दिखाई दिया। बस मैं वही लोमड़ी हूँ जिसे तुमने अभी कुचला था। भविष्य का मालिक वही है जो अभी है। चे चेंग यू तैयार है कि वह अपनी लीगली पाने के लिए इस टावर में जाएगा। कार, क्या तुम्हें भ्रम है कि तुम पहले ही मरे हुए राजा नहीं हो? चे चेंग यू ने बताया कि उसका पेशा पूर्व जीवन की यादों से प्राप्त हुआ था, इसलिए उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं था। ये सुनकर कार को पल भर में समझ आ गया। ठीक उसी समय 9 पूंछ वाली लोमड़ी मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चे खतरे में हैं, जिसके बाद ही ये दृश्य आया और उसने जंगली शे के लिए 9 पूंछ वाली लोमड़ी की मदद करने का मिशन शुरू किया। ये स्वर्ग से टपका हुआ भोजन है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस समय एको ने दांतों को पीसते हुए उसकी ओर देखा। क्या तुम फिर से मुझे धमका रहे हो? चे चेंग यू ने उसे ध्यान से देखा। यह आदमी मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? एको तुरंत क्रोधित हो गया। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? भाइयों, मेरे पास आओ। ऐसा लग रहा था कि दोनों के हथियार चे चेंग यू के सिर पर गिरने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल वे गायब हो गए। क्या तुम्हें इस आदमी के मूल के बारे में पता है? शायद वह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय इको उन्हें कैसे सुन सकता? वह मन ही मन सोच रहा था कि चे चेंग यू से बदला कैसे लिया जाए। तभी उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी से पूछा कि उन लोगों का क्या करना है। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने कहा कि वह उन्हें तुरंत मारना चाहती है। तभी बेपरवाह शेताई ने अपने आदमियों को आगे भेज दिया। चे चेंग यू ने बस एक नजर देखा और कहा, मौत को बुलावा दे रहे हो। सरसराहट की 2 आवाजों के साथ शेताई का कटा हुआ पैर उड़कर वापस आ गया। इस नकाबपोश ने मेरे ही कटे पैर से मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल पछताने का मौका भी नहीं मिला और एक जोरदार धमाका हुआ। चे चेंग यू के पीछे खड़े तीनों लोग बॉडी बम से चिथड़े हो गए। मामला शांत होने पर अपनी गोद में छोटी लोमड़ी को देखकर उसने सोचा कि इसका क्या नाम रखा जाए। हाँ, तुम्हारा नाम वेहू रखते हैं। काल ने उसकी मूंछें सहलाते हुए अपनी सहमति जताई, जबकि 9 पूंछ वाली लोमड़ी भी लगातार सिर हिला रही थी। सिस्टम का मैसेज आया, 9 पूंछ वाली लोमड़ी के बच्चे वेहू को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। अगले ही पल वेहू का दिमाग चकरा गया। पास खड़ा चे चेंग यू हैरानी से देखता रह गया। दरअसल यह एक लोमड़ी का मुखौटा था। इसे पहनने पर लोमड़ी की शक्तियां मिल जाती हैं। मालिक जितना ताकतवर होगा, मुखौटे की शक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक प्रेत मुकुट मुखौटे की तरह। उसके अंदाजे के मुताबिक इस लोमड़ी के मुखौटे की शक्ति सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए। दूर से हमला करने के लिए इससे बेहतर कोई तकनीक नहीं हो सकती। तभी सिस्टम का अगला मैसेज आया, वेहू से नजदीकी बढ़ाने के लिए उसे 999 ताजा कलेजे खिलाएं। 999 कलेजे। लगता है अब चे चेंग यू को खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर आत्मीयता बढ़ती है तो शायद इसके कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। 9 टेल्ड फॉक्स। इस समय काल कहता है कि वह टहलने बाहर जा रहा है और अगर कुछ हो तो उसे खबर कर दी जाए। चे चेंग यू उसे याद दिलाता है कि सुबह होते ही उसे जॉब ट्रांसफर टावर जाना है और अगर वह समय पर वापस न आ पाए तो सीधे वहीं पहुंच जाए। बाहर आने के बाद काल को एहसास होता है कि अब का वेदी स्थल पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल चुका है। अचानक उसके सिर में एक गूंज होती है। यह एहसास बहुत जाना पहचाना है। क्या ये? जैसे ही वह उस दिशा में देखता है जहां से उसे यह एहसास हो रहा था, सिर पर सींगों की जोड़ी और उग्र जादुई ताकत को देखकर ये यकीनन पौराणिक 4 शाही वंशों में से एक ड्रैगन क्लैन है। उस ड्रैगन मैन को लगातार ये दोहराते हुए सुना जा सकता है, मैं सच में इन सभी ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूँ। ये सुनकर काल मन ही मन हैरान रह जाता है। अपने समुदाय के प्रति ड्रैगन क्लैन का लगाव बहुत गहरा होता है और वे चारों शाही वंशों में सबसे स्वाभिमानी माने जाते हैं। अगर उनके अपने लोग इस तरह की बातें सुन लें तो वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है, अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन क्लैन स्टोन सिटी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तभी भीड़ में से कोई दबी आवाज में कहता है, ये ड्रैगन मैन यहाँ कई दिनों से खड़ा है और रोज ऐसी बातें दोहराता है जो किसी की समझ में नहीं आती। इस समय काल भी हैरान है, इतने दिनों में ड्रैगन क्लैन ने इस शख्स के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल वह ड्रैगन मैन अचानक काल की दिशा में मुड़कर देखता है। काल को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। गड़बड़ हो गई, क्या उसने मेरे भीतर की जादुई ताकत को महसूस कर लिया है? तभी वह ड्रैगन मैन अचानक, ओह तो तुम हो वो छोटे बदमाश जो हर तरफ भटकते रहते हो। उसे छोटा बदमाश कहे जाने पर काल का पारा तुरंत चढ़ गया और उसने पलटकर जवाब दिया, तुम ड्रैगन प्रजाति के छोटे बदमाश, जब तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ताकत भी कुछ खास नहीं है। ये सुनते ही ड्रैगन प्रजाति का वह शख्स भड़क उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रैगन प्रजाति का कहने की? मौत को दावत दे रहे हो? इतना कहकर उसने काल पर वार किया, लेकिन काल बच निकला। काल ने मन ही मन सोचा कि यह ठीक नहीं हुआ। चे चेंग यू से दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी जादुई ताकत और आत्मा दोनों पर पाबंदी लग गई है। तभी वह ड्रैगन मानव चिल्लाया, छोटे बदमाश चुपो मत, बाहर आओ और सीधे मुझसे मुकाबला करो। वहीं खड़े एक दर्शक ने कहा, इसके सिर पर सींग है, ये पक्का ड्रैगन प्रजाति का ही है। किसे मालूम था कि अगले ही पल वह ड्रैगन मानव दिशा बदलकर उनकी तरफ झपट पड़ेगा। किसको ड्रैगन प्रजाति का कह रहे हो? तुम्हारा पूरा खानदान ड्रैगन प्रजाति का है। तब काल को एहसास हुआ कि भले ही यह बंदा दिखने में ड्रैगन प्रजाति जैसा है, लेकिन इस नाम को लेकर यह जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है। उसने सोचा कि क्या कोई और संभावना भी हो सकती है, क्या शरीर और आत्मा 2 अलग-अलग लोगों के हैं? उसने तुरंत चे चेंग यू और इस लड़के का तालमेल जोड़ा, पर क्या सच में ऐसा होना मुमकिन है? हाँ, इसने तो मुझ शोधकर्ता की उत्सुकता को सच में जगा दिया है। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ड्रैगन प्रजाति के इस शरीर के अंदर आखिरकार किसकी आत्मा बसी है। इतना कहकर उसने उस ड्रैगन मानव पर एक आत्मिक लेजर दाग दी। वाह छोटे बदमाश, तुम तो आत्मा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना भी जानते हो। काल ने आगे कहा, आत्मा को जादुई ताकत की तरह इस्तेमाल करने, इस जादू को आत्मा का नियंत्रण कहा जाता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे वह दुष्ट लड़का भी अभी तक नहीं सीख पाया है। मैं सबसे महान सोल मैच मास्टर काल हूँ। आज मुझसे मिलकर तुम्हें पछतावा होगा। हे बच्चे, तुमने तो अपना परिचय देना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, तो पहले इस हमले को रोकने की कोशिश करो। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं ड्रैगन स्लेयर हेनरिक हूँ, यानी वह व्यक्ति जो तुम्हें मारने वाला है। ड्रैगन स्लेयर, काल ने इस बार सच में ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ड्रैगन स्लेयर, जैसा कि नाम से पता चलता है, ड्रैगन को मारने के लिए प्रसिद्ध है और यह वही व्यक्ति है जो 8000 मंजिलों वाले दिव्य टॉवर पर चढ़ा था। अगर यह सच में किसी ड्रैगन स्लेयर की आत्मा है तो इस बार हम सच में मारे गए। इस मोड़ पर काल को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने आज ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अगर यह सच में 8000वीं मंजिल पर चढ़ने वाले ड्रैगन स्लेयर की आत्मा है तो भले ही चे सियोंग भी आ जाए, वह भी शायद इससे नहीं निपट पाएगा। बच्चे, अब बेकार की कोशिशें करना बंद करो। ये कहते हुए उसने अपनी लंबी तलवार से उस पर वार कर दिया। अगर ऐसी बात है तो अब मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। काल ने जोर से चिल्लाकर कहा, सोल टेंटेकल्स। उसकी बात खत्म होते ही जमीन की गहराइयों से अनगिनत आत्मा के टेंटेकल्स निकले और ड्रैगन मैन को जकड़ लिया। इसके तुरंत बाद आत्मा का एक विशाल गोला उसके सिर पर आ गिरा। ड्रैगन मैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसे जल्द से जल्द इन टेंटेकल्स से खुद को छुड़ाना होगा।
तभी एक सरस राहट की आवाज आई और कई टेंटेकल्स को ड्रैगन मैन ने अपनी तलवार के एक ही वार से काट दिया। बच्चे, तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है, तुम्हारे पास जो भी गांव है दिखाओ, बस इतना ही। अगले ही पल काल ने जोर से चिल्लाते हुए सोल फ्यूजन कहा और आत्माओं से बना एक विशाल हाथ बनकर तैयार हो गया। दरअसल काल ने एक जादूगर की अधिकतम क्षमता को जगाने के लिए अपने शरीर की पूरी आध्यात्मिक शक्ति और अपनी आत्मा को आपस में मिला दिया था ताकि वह इसकी सबसे विनाशकारी ताकत का इस्तेमाल कर सके। ड्रैगन मैन तुरंत हैरान होकर चिल्लाया, तुम लड़के, तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है जो इस प्रतिबंधित तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन काल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आत्मा का वह विशाल हाथ एक जोरदार धमाके के साथ ड्रैगन मैन पर जा गिरा, जिससे जमीन से 100 मीटर ऊंचा धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। काल ने सोचा, वह बंदा अब थोड़ी देर के लिए हिल भी नहीं पाएगा। मेरी सारी संचित आत्माएं और आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ और रुका तो हार तय है। भाग निकलना ही सबसे बेहतर उपाय है। इसलिए काल बिना किसी झिझक के मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। लेकिन पलक झपकते ही वह विशाल आत्मिक हाथ एक ही वार में कटकर अलग हो गया। मैंने इस लड़के को कम समझा था, नहीं सोचा था कि इसके पास इतने पैतरे होंगे। अभी इसने अपना नाम क्या बताया था? हाँ, काल। बहुत बढ़िया लड़के, तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। मैं ड्रैगन स्लेयर हेनरिक आज ये कसम खाता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसी समय चे चेंगो क्लास चेंज टॉवर के दरवाजे पर पहुंचा। ये बुढ़ा काल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। छोड़ो, पहले क्लास चेंज कर लेता हूँ। ये कहकर उसने मैजिशियन क्लास चेंज टॉवर का मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। स्वागत है, मैं क्लास चेंज टॉवर का प्रबंधक हूँ। मुझे चे चेंगयू ने कहा कि वह यहाँ के हाउस ऑफ सोल्स का उपयोग करना चाहता है। बेशक ये हो सकता है, लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप एक जादूगर हैं। इसलिए आपको बस इस क्रिस्टल बॉल को अपनी जादू शक्ति से भरना होगा। चे चेंगयू ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ धीरे से क्रिस्टल बॉल पर रख लिया। अगले ही पल जादू शक्ति का एक विशाल सैलाब पागलों की तरह क्रिस्टल बॉल में समाने लगा। केन तुरंत डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। यह असंभव है। 10वीं मंजिल का एक टावर क्लाइंबर इतनी शक्तिशाली जादू शक्ति का मालिक कैसे हो सकता है? जैसे जैसे जादू शक्ति लगातार बहती रही, परीक्षण क्रिस्टल बॉल में अचानक दरार आ गई। अगले ही पल क्रिस्टल बॉल एक धमाके के साथ फट गई, जिससे केन सीधे एक तरफ जा गिरा। इस समय केन पूरी तरह से हक्का बक्का था। सन होकर मत खड़े रहो, कृपया मुझे जल्द से जल्द हाउस ऑफ सोल्स में ले चलो। इसके बाद केन उसे एक रहस्यमय सुरंग में ले गया। आखिर यह आदमी कौन है? इसने मुझ जैसे 100वीं मंजिल के टावर क्लाइंबर को इतना दबा दिया कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट के साथ वे आखिरकार हाउस ऑफ सोल्स में पहुंच गए। कमरे के भीतर किताबों और विभिन्न रसायनों की भरमार देखकर ये जगह किसी जादूगर के लिए स्वर्ग जैसी थी। तो मैं अब बाहर जाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। जैसे ही चे चेंगयू शुरुआत करने वाला था, उसे अचानक काल के आने का एहसास हुआ। इस समय स्पष्ट रूप से लग रहा था कि काल का मन बहुत सुस्त था, जैसे उसका शरीर पूरी तरह से निचोड़ लिया गया हो। इसलिए चे चेंगयू ने तुरंत पूछा कि तुम अब जाकर क्यों आए हो? काल ने बताया कि वह अभ्यास में बहुत अधिक डूबा हुआ था, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो गई। चे चेंगयू ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की और धीरे से अपना मुखौटा उतारते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना सीखना है। मेरे राक्षसी आत्मा योद्धाओं, बाहर आ जाओ। राक्षसी आत्मा योद्धाओं ने धीरे धीरे मोमबत्तियां जलाईं और बाकी योद्धाओं ने विभिन्न पुस्तकें निकालकर चे चेंगयू के चारों ओर रख दी। सब कुछ तैयार होने के बाद चे चेंगयू पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करने लगे। तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति आत्मा प्रकार के जादूगरों के लिए अनिवार्य है, जिससे वे अपनी आत्मा का उपयोग जादू की तरह कर सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का सबसे तेज तरीका यह है कि पहले खुद को मारकर एक आत्मिक शरीर में बदल लिया जाए। चे चेंगयू के दर्द से भरे चेहरे को देखकर छोटी लोमड़ी पास में ही घबराकर लगातार चिल्लाने लगी। काल ने आगे बढ़कर लोमड़ी को धीरे से अपनी गोद में लिया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा लगता है कि वे आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक काल के दिमाग में एक अशांत संदेश पहुंचा। ये शरीर कितना परिपूर्ण है, आखिरकार मैं फिर से जीवित हो सकता हूँ। दरअसल न जाने कब आत्माओं के घर की दुष्ट आत्माएं बाहर निकल आई थीं और एक दूसरे से पहले चे चेंगयू के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थीं। काल ने ये देखते ही तुरंत आदेश दिया, राक्षसी आत्मा योद्धाओं, अब हमारा काम मालिक को किसी भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव से बचाना है। काल के नेतृत्व में राक्षसी आत्मा योद्धाओं ने कोई ढील नहीं दी। उन्होंने हर तरफ से कड़ा मुकाबला किया और दुष्ट आत्माओं का हर संघर्ष बेकार साबित हुआ। काल ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति से दुष्ट आत्माओं पर लगातार हमला करना जारी रखा। तभी प्रशासक केन ने अंदर झांककर देखा और हैरान होकर कहा, अरे यार, ये क्या चल रहा है? सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। काल ने उसकी उलझन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और चिल्लाया, वहां बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, जल्दी आकर हाथ बटाओ। इस बीच बेचारी छोटी लोमड़ी डर के मारे एक कोने में दुबक कर कांप रही थी। तभी न जाने कब एक दुष्ट आत्मा चुपके से चे चेंगयू के पीछे आ पहुंची। हा, ये शानदार शरीर अब मेरा होगा। जब तक काल और उसके साथी को एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे बेबस होकर दुष्ट आत्मा को चे चेंगयू के शरीर पर कब्जा करते देख रहे थे। ठीक इसी नाजुक मौके पर वह छोटी लोमड़ी अचानक एक चीख के साथ ऊंची उछली और दुष्ट आत्मा व चे चेंगयू के बीच में आ खड़ी हुई। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं और अचानक उसका शरीर सतरंगी रोशनी से चमक उठा। यह नजारा देखकर काल का मुंह खुला का खुला रह गया। इस छोटे से जीव के शरीर पर यह कैसी रोशनी है? यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा भी यह देखकर हक्की बक्की रह गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसकी आंखें शून्य होने लगीं। हे, ये छोटा जीव कितना प्यारा है। इसकी खूबसूरत आंखें और नन्ही पूंछ तो देखो। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही कई दुष्ट आत्माएं ऐसे जमीन पर गिरने लगीं जैसे बहुत शराब पी रखी हो। काल भी घुटनों के बल गिर पड़ा। यहाँ तक कि पास खड़ा दानव योद्धा भी सम्मोहित होकर शर्माने लगा। लेकिन काल ने खुद पर काबू पाया और तुरंत होश में आकर चिल्लाया, वे जल्दी जागो। इस छोटी लोमड़ी का सम्मोहन जादू न केवल इंसानों की इच्छाओं को बल्कि आत्माओं तक को अपने वश में कर सकता है। आखिरकार यह एक दिव्य जीव का खून जो है। अचानक एक भयानक आवाज गूंजती है, कितना शोर है, मेरी मीठी नींद में किसने खलल डाला? वाह, कितना ताजा शरीर है। एल्डन घबरा उठती है, ये तो शैडो स्केलेटन किंग है। ये पहले एक बहुत ही ताकतवर टावर क्लाइंबर हुआ करता था। इसे किसी भी कीमत पर चेंगयू के शरीर पर कब्जा नहीं करने दिया जा सकता। मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। धिक्कार है, इस सम्मोहन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। फिर वह जोर से चिल्लाया, लिटिल फॉक्स, तुम्हें इस शैतान को हर हाल में रोकना होगा। स्केलेटन किंग बोला, क्या ही शानदार शरीर है, ए रूई के गोले, दूर हट मेरे रास्ते से। इतना कहकर कंकाल का विशाल पंजा लिटिल फॉक्स की ओर झपटा, लेकिन लिटिल फॉक्स पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ी। वह मरते दम तक अपने मालिक की रक्षा करना चाहती थी। पलक झपकते ही वह शैडो स्केलेटन किंग के सामने आ कूदी। स्केलेटन किंग ये देखकर हैरान रह गया। यह क्या बकवास है? ये छोटा सा जीव अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है। लेकिन लिटिल फॉक्स को इन सब की परवाह कहाँ थी? वह स्केलेटन किंग पर जोर जोर से गुर्राने लगी। स्केलेटन किंग ये देखकर हक्का बक्का रह गया। ये तो किसी दिव्य प्राणी की आभा है। लेकिन अगले ही पल लिटिल फॉक्स के चारों ओर से सुनहरी रोशनी गायब हो गई और उसने बस एक छोटा सा प्यारा गुलाबी दिल बाहर निकाला।
एल्जन को अनहोनी का एहसास हुआ। इस नन्हे जीव ने पहली बार अपनी सम्मोहन क्षमता का इस्तेमाल किया है और यह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। स्केलेटन किंग बोला, तुम सच में एक अनोखा खजाना हो, लेकिन अफसोस कि तुम बहुत कमजोर हो। इतना कहकर उसने अपनी आत्मा की तलवार उठाई और लिटिल फॉक्स पर वार कर दिया। इस समय लिटिल फॉक्स पूरी तरह से बेबस होकर जमीन पर पड़ी थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। अचानक मृत आत्माओं की ऊर्जा से बनी रोशनी की एक किरण स्केलेटन किंग से टकराए। धन्यवाद, छोटी पूंछ वाली लोमड़ी। असल में चे चेंगेयू होश में आ गया था। ओ बड़े हरे डंडे, अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मृत भूमि की भटकी हुई आत्माओं, मैं नेक्रोटिक सम्राट के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस बड़े हरे डंडे को पूरी तरह से नष्ट कर दो। उस समय शैडो स्केलेटन किंग अभी भी धीमी हाँक रहा था। तुम्हारी ये हिम्मत। पर अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने देखा कि उसकी छाती के आर पार एक बड़ा छेद हो चुका था। बड़े हरे डंडे, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अगर नहीं तो अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। चे चेंगेयू ने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए और जोर से चिल्लाया, लेमन स्पिरिट का क्रोध। कुछ जोरदार धमाकों के साथ शैडो स्केलेटन किंग के शरीर में एक साथ कई बड़े छेद हो गए। ये हमला बहुत ही शानदार था। क्या यह मृत ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके बाहर फेंकने जैसा था? बहुत बढ़िया। क्यों, ताकत कैसी लगी? तभी पाफी अचानक वहां आया और बताया कि वह कुछ जरूरी सामान लाया है। यह वह असरदार जहर है जिसकी आपको जरूरत थी। साथ ही आग की गर्मी से भरी अग्निशिला और बेहद ठंडी बर्फशिला भी है। इसके अलावा मेरे पास खड़ी यह कठपुतली भी मैं आपको भेंट करता हूँ। चे चेंगेयू हैरान होकर बोला, क्या ये कठपुतली तुम्हारे खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं थी? क्योंकि मुझे ये काम से जाना है, इसलिए ये कठपुतली मेरा व्यक्तिगत उपहार है जो आपके बहुत काम आ सकती है। चे चेंगेयू ने उलझन में पूछा, तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगता है कि अब अपनी ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। मेरा लक्ष्य ताकत का सबसे बड़ा व्यापारी बनना है, लेकिन अभी के हालात देखकर 100वीं मंजिल के क्लाइंबर की ताकत के साथ सबसे बड़ा व्यापारी बनना मुमकिन नहीं है। अगर आप बॉस जिनफू के साथ सहयोग करते हैं तो एक दिन आप निश्चित रूप से टॉवर में सबसे ऊपर रहकर सभी को देखने वाली हस्ती बन जाएंगे। इसलिए मैंने यह फैसला करने का पक्का इरादा किया। ये सुनकर चे चेंगेयू जोर से हंस पड़े। ये सच में एक बहुत अच्छा विचार है और यह उस समय आपके बॉस जिनफू के विचार के बिल्कुल बराबर है। जब मेरी ताकत मुझे इजाजत देगी तो मैं तुम्हें अपने और जिनफू के प्लान के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर पाफेई ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। पाफेई को विदा करने के बाद चे चेंगेयू ने बक्सा खोला और उनके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। ये देखकर हाल के डर कि हमारे पसीने छूट गए। क्या तुम वाकई इन सभी को खाने वाले हो? चे चेंगेयू ने अत्यधिक ठंड का पत्थर उठाया। क्या इसके लिए किसी और वजह की जरूरत है? मेरी प्रतिभा निधि गई हर चीज को ताकत, प्रतिरोध या अन्य गुणों में बदल देगी। हाल, क्या तुम्हें जिज्ञासा